लोग जज करते हैं कि ये तो यूट्यूबर है। कुशल, मैं उसके बारे में क्या बोलूं यार, साहसी बहुत है, उसने मुझे साहस बहुत सिखाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे रिश्तेदारों में और उन्हें जो बोलते हैं नचनिया बन रहा है। लोगों को ना पता नहीं क्यों आर्ट को कमर्शलाइज करने में बड़ी दिक्कत है, जिससे मुझे बड़ी दिक्कत है। एक दायरा तय किया जाता है कि आप इससे ज़्यादा, और मैं ये धड़ल्ले से बोल रहा हूँ। कविता है या कोई भी आर्ट है वो आमद है ना, वो आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप तो जब वो आती है तो आप रोक भी नहीं सकते। क्रिएटिविटी आती है तो आप कितना ही रोकने की कोशिश करो वो रुकती ही नहीं है। आखिरी बार कब रोए थे? मतलब वो मोमेंट मैं अभी तक भूल ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे रोए खड़े हो रहे हैं भाई, गूज़बम्प आ रहे हैं। किताब में जो जो चीज़ें हो रही थी वो मेरे व्यक्तिगत जीवन में साथ में चल रही थी। जब ऐसे जेब में 2-5 रुपए भी नहीं थे, तब से वो प्रेम कर रही हैं। कि हम लोगों ने सक्सेस ऐसे ऐसे देखी है, ऐसे नहीं देखी है। ये नहीं कि रातों रात की सक्सेस नहीं है। धनंजय का है जैसे कि ठीक है हो जाएगा, सेट पे पहुंचता है ऐसे वाओ। हमारा तो मेन टारगेट ही वही है कि हाँ, कॉमेडी को वापस लेके आना है, उस तरह की कॉमेडी को जो क्लासिक कॉमेडी थी वो लेके आनी है। बहुत लड़ाइयाँ, बहुत झगड़े इस चक्कर में मेरे। बचते हैं किसी चीज से? बचता हूँ। जैसे मैं मुंबई एक बार गया था एक फिल्म पिच करने, मैंने वो फिल्म लाख्स में बताई है ना, तो वो मानते ही नहीं है। उनको लगता है कि आप अगर छोटे बजट की फिल्म बना रहे हो, मतलब आपको फिल्म बनाना आता ही नहीं है। इसलिए हमारी फिल्में जो हैं शायद उस रीच तक पहुंची है क्योंकि लोगों ने शॉर्ट कंटेंट देखा। कि अगर हम दोनों भाइयों को साथ देखा जाए तो वो मेरा पूरक है। मुझे मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट वही है। एकदम ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। आज से 20-25 साल बाद अगर आप देखेंगे सब कुछ कंटेंट ही होगा। बेस्ट इंटरव्यू एक और करें। बिरले ही ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर कोई मौजूद हो पर उसकी ट्रोलिंग या तो हो ही ना या ना के बराबर हो। आज की कहानी उन्हीं की जो सबको पसंद आ रहे हैं। आप इन्हें आर्टिस्ट कह लीजिए, क्रिएटर्स कह लीजिए, डिसरप्टर्स कह लीजिए या ये सब कह लीजिए, पर एक बात जो नकारी नहीं जा सकती वो ये कि दे आर लव्ड बाय ऑल अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। ये सबको खूब हंसाते हैं, भावुक भी करते हैं और खूब प्यार और तारीफें बटोर रहे हैं। आज कहानी द हैशटैग की। सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज़ याद आती है कि हाँ, इसके प्रति मैंने रुझान महसूस किया था? चाहे फिल्म हो गई, चाहे क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, बिकॉज यू हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन आल्सो। तो क्या था ऐसा, अगर आपको याद आता है तो? पर्टिकुलर कोई मेरे साथ ऐसा कोई किस्सा नहीं जुड़ा हुआ है कि आप फिल्म मेकिंग की तरफ इस वजह से गए, क्योंकि ये चेन है, थॉट्स की चेन है। धीरे धीरे बिल्डअप होती है कि आप कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हो, आप पढ़ रहे होते हो, देख रहे होते हो, और धीरे धीरे वो बिल्डअप लेती हैं और फिर एट द एंड जाके आप डिसीजन बनाते हो कि हाँ भाई मुझे ये करना है। मैं और विशाल भी एक संस्थान में काम करते थे, तो हमारी इसी चीज़ पे शायद कविता से ही बात चालू हुई थी। एकदम ऐसा लगा कि माइंड बहुत मिंगल हो गए। ऐसे मान लीजिए कि मैं 5 मिनट हुए थे मुझे उस संस्थान में घुसे हुए, 6वें मिनट से मेरी और विशाल भैया की फिर करीब 2-3 घंटे बात हो चुकी थी। शुरू ऐसे हुआ कि जब मेरी बीटेक चल रही थी उस समय फिल्म मेकिंग की तरफ इसलिए बढ़ गया क्योंकि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम गए थे, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी, तो फिल्में देखने लगे, खूब सारी फिल्में देखी। घर थे, छोटे थे, तब भी फिल्में देखते थे। इतनी फिल्में देख ली, फिर वहाँ शॉर्ट फिल्म बनाना स्टार्ट किया। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, गोवा फिल्म फेस्टिवल, इन जगहों पे हमने छोटे मोटे अवार्ड भी लिए। फिर उसके बाद मैं जर्नलिज्म में आ गया। जर्नलिज्म से मेरा रास्ता विटी फीड तक पहुंचा। विटी फीड जो कि अब स्टेज बन चुका है, स्टेज के साथ मैंने बहुत सारी फिल्में बनवाई, तो वहां से वो कारवां चालू हुआ। और पैरेलली कुशल और सूर्यांश के साथ मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्ड कर रहा था। हम लोग के अंदर जुनून तो था, जोश था। फिर उन्होंने बताया सिर्फ जोश और जुनून से होगा नहीं कुछ, नहीं तो पहाड़ तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जोश ही रहेगा तो गिर भी जाएंगे, फिर उठ नहीं पाएंगे। शायद कुशल ने फिल्म रिव्यू डालने शुरू किए थे सबसे पहले। उस टाइम पेज का नाम था शून्य आर्ट करके था, उन्होंने स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, जब हैशटैग का सबसे पहला ऐसा कुछ नाम था। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से फिल्म रिव्यूज करता था ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड ही आए। तो उधर से हम मतलब एक तरीके से फैन बनना शुरू हुए थे। शुरुआत तो 2020 के लगभग हुई थी। कोविड में क्या हो गया कि दुनिया से रुक सी गई। ऐसा टाइम मिल गया हम लोग को कि हमें और कुशल को कि मैं लिखता था, उसको एक्टिंग करनी थी, तो वो थिएटर करना सीखा था। उससे पहले बहुत इंट्रोवर्ट था वो, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे भी वो नहीं जाता था क्लासरूम में। और मुझे लगता था कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत था, मतलब मुझे चीजें बुरी बहुत लगती थी, लेकिन बोल नहीं पाता था मैं। फिर उसने ही बताया कि भाई लिखते बहुत बढ़िया हो तुम। हम क्या ऐसा है क्या कुछ? तो मुझे लगा कि यार ये निडर है, इसको बेशरम सा है, ये बोल देता है तो मैं लिखूंगा, ये बोल देगा। मुझे लगा अच्छा है कि मैं अपनी इनसिक्योरिटीज या जो गुस्सा है मैं कह सकता हूँ। कुछ होगा तो ये फंसेगा, मैं थोड़ी फंसूंगा।
इसको देख रहे हैं लोग, इतनी समझ नहीं थी। कुशल ने और सूर्यांश ने ऐसे मुझे एक दिन कॉल करके जबरदस्ती खींच लिया कि नहीं आओ और हैशटैग पे वीडियो बनाओ। तो हमने बनाना शुरू किया तो मज़ा आने लगा, लोगों ने बताया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लोगों ने ही बताया, हमें पता नहीं था, तो हम ट्राई करते गए। शुरुआत में ऐसे था कि जब हम लॉकडाउन पे, मैं खपरहा जो हमारा गांव है, मैं वहाँ रहता था। सूर्यांश मुझसे 20 किलोमीटर दूर रहता था, जौनपुर शहर में उसका घर है। बाकी टीम के लोग जो थे अलग अलग जगहों पे थे, तो हम व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहते थे। और गांव में नेटवर्क की भी समस्या इतनी ज़्यादा, तो वीडियोस अपलोड करने के लिए 5-5, 6-6 किलोमीटर बाइक से दूर जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे जाके। कोविड में मतलब ऑनलाइन स्कूलिंग होती थी, सब ऑनलाइन पढ़ते थे। हमें न्यूज़ पता चली भाई कोई लड़का हिमाचल में पहाड़ों पे चढ़ने के बाद वहाँ जाके जो है वो पढ़ाई कर रहा है फ़ोन से, क्योंकि उसके गांव में कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, तो कैसे ऑनलाइन एजुकेशन होगा। तो हमने उसमें एक भाई बहन की कहानी बुनी और वो रक्षाबंधन आ रहा था, वो भी बहुत चल गई, वो ट्विटर पे बहुत वायरल हो गई, ट्रेंड हो गई सब कुछ। हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी लॉकडाउन के टाइम, सूरज और चंदा, और पिद्दी की गद्दी बनाई। उसके बाद फिर IFP एक कंपटीशन है, इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट, 48 घंटे की फिल्म मेकिंग। हम लोग IFP जीत गए। तब स्क्रिप्ट का ढांचा भी नहीं मालूम होता, स्क्रिप्ट लिखी कैसे जाती है, तो हम पन्ने पे लिखते था। मैं ऐसे पन्ने पे लिखता था, कुछ कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करते थे कि जैसे कहानी की तरह आती थी और लिख देता था, जैसे जो फील आती थी, उसके बाद जाके शूट कर लेते थे। तो वो छोटी छोटी वीडियो से शुरू हुआ। और कुछ कुछ सोशल मुद्दों पे भी बातचीत किया करते थे, क्योंकि एट द एंड जाके सोसाइटी की प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ें फिल्मों में दिखानी होती है, तो उस तरीके का हमने टॉप ऑफ द फनल बनाया। फिर धीरे धीरे हम उसको स्विच करते गए। हमने पैरोडी में कन्वर्ट किया अपने कंटेंट को और स्केच वीडियोस में कन्वर्ट किया, उसमें लोगों का प्यार मिला। जैसे माई वैसे बेटवा, फिर उसके बाद हमने अभी 1 घंटे की अभी फिल्म भी हमने मिशन मुंह दिखाई दी। उस पे भी बहुत सारा प्यार लोगों का मिल रहा है, लगभग 2 करोड़ के करीब व्यूज होने वाले हैं। 6 दिन में हमने शूट किया था मिशन मुंह दिखाई, वो मेरे लिए स्वर्ग है। मतलब हमारी टीम के लिए भी, मेरे लिए भी वो सबसे बढ़िया शूट था। और वो जो वातावरण है कि हर कोई भाग दौड़ रहा है, सूर्यांश अलग कैरेक्टर हो गया है, देव भैया अलग हो गए हैं, सत्यम अलग हो गया, कोई सो नहीं रहा है, आंखें जल रही हैं। मैं सो ही नहीं रहा हूँ किसी कमरे में और कहीं पे, मैं नीम के पेड़ के नीचे ही खटिया लगा के सो रहा हूँ। और उसका रीज़न ही सिर्फ ये है कि जब मॉर्निंग हो तो किसी को भी ढूंढना ना पड़े, तुरंत मैं किसी को मिल जाऊँ। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं अपने आप आँख खोल के उठाऊँ, जब भी उठाऊँ ऐसे खोलना हो, भाई ये हो गया, भाई ये हो गया, मैं कहा चलो भाई। शॉट देने जा रहे हैं, 6 बजे का शॉट है, ये है वो है, रात में 4-5 बजे ख़त्म हो रहा है, किसी को भेजा जा रहा है कि उनकी फ़्लाइट है, उनको भेजो, उनकी ट्रेन है, उनको लेने जाओ, सब उसी में कर रहे हैं। अरे जनरेटर ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीज़ें बेहतरीन। जब भी हमारी टीम काम करती है, मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये लगता है कि वो पूरा का पूरा मिल के काम करते हैं। एक सीन है जिसमें बंसी और धनंजय का कन्वर्सेशन, आग जल रहा होता है, तो शॉट लगा है खेत में और राख लेके जाना है या फिर आग वाग जो सारी चीज़ें जलाने के लिए वो करना है। तो इधर से मैं, धनंजय और सारे लोग जितने एक्टर हैं, कुछ लोग बाकी तो लोग वहाँ थे, वहाँ से पत्तल और वो जूठे पत्तल उठा के लेके जा रहे हैं और गांव वाले हमें देख रहे हैं, अरे ये लोग तो भाई हमारे गांव में आके शूट कर रहे हैं, इसको तो वहाँ देखा हूँ। लेकिन फिर वही है कि सब लेके जा रहे हैं, जला रहे हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हमारी बढ़ाई की हम ये है, पर ये है कि यूनिटी टीम में, टीम स्पिरिट होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप BTS देख सकते हैं, उसका जो मुंह दिखाई का है कि वहाँ पे किसी भी शूट पे नहीं होता है कि ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे पहनो। जो वहाँ पे मज़ा था गांव की लाइफ। अगर आप BTS देखेंगे तो उसमें आपको कहीं दिख जाएगा कि सुधांशु भाई पानी उन्हीं लोगों को पिला रहे हैं, है ना। ऐसा उनके अंदर कहीं नहीं है कि मैं एक्टर हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, DJ भाई बर्फ़ की सिल्ली लेके आ रहे हैं लाद के, तो वो किसी के अंदर नहीं है। जैसे अगर अभी आएगा धीरू बैठेगा, वो डॉक्यूमेंट्री बनाता है और बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाता है, कई अच्छे अच्छे जगहों पे अवार्ड जीता है। मैं तो ज़्यादातर मुंह दिखाई में हलवाइयों से बात किया हूँ कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए, खाना ऐसे बनेगा, ये सब। वो टमाटर ला रहा है, वो आलू ला रहा है, वो धनिया ला रहा है, वो सुबह उठ के गाड़ी लेके जा रहा है, गांव के हर एक आदमी से मिल रहा है, छोटी छोटी सब्जी ला रहा है, वो ला रहा है। ऐसा किसी के अंदर कुछ नहीं है। जितने भी लोग थे सब, मतलब एक इंसान के चेहरे पे या फिर दिमाग में कहीं से कोई सिकन, कोई शिकायत, कुछ नहीं रहा। ये वाला चीज़ मुझे बहुत सही लगी, ये बात कि आप DOP हो इस प्रोजेक्ट के और आप बताओ कि आपको क्या इसमें अच्छा लग रहा है और कैसे करना है। इन्होंने एक तरह से मेरे को प्रोडक्शन सारा ही और पोस्ट प्रोडक्शन सारा ही दे दिया था। एडिट के साथ साथ एक नया रोल था मेरे लिए, वो कोऑर्डिनेट वगैरह कर रहा था, तो मेरे को मज़ा आ रहा था करने में। सबको मज़ा आया, तो वो लगा कि हाँ चलो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा। इवन
हमारी लीड एक्टर जो है उसमें मुग्धा, उसने बहुत सारे जो कपड़े और वो सारी चीज़ें पहनी जो शादी के सामान रखे हुए मेरे खुद की शादी के और वाइफ के थे। मुंह दिखाई के 8 दिन वो शूटिंग नहीं थी, वो हमारे लिए फिल्म स्कूल जैसा था। मतलब बहुत अच्छी लर्निंग थी। कुशल एक सीन कर रहा था मुंह दिखाई में, बहुत फैसिनेटिंग लगा था जब मतलब वो शॉट के बाद भी गुस्से में था। भाई क्या एक्टर है, वाह। आपको बताऊंगा, आप हंसने लगेंगी। हमारे यहाँ वो ट्रॉली आया हुआ था और मैं सूर्यांश ट्रॉली देख रहे हैं ऐसे, और मेरे आंखों में आंसू, सूर्यांश की आंखों में आंसू। भाई ये हम लोग शूट कर रहे हैं तो वो खुशी थोड़ी ना मिलेगी। फोकस पुलर आ रहा है, फोकस पुलर के बारे में सूर्यांश 2 घंटे बाद पता चल रहा है फोकस पुलर का काम क्या है। धनंजय शर्मा को पता चल रहा है लाइट की टीम गांव वाले हैं जो लाइट सेट कर रहे हैं। ये तो फिल्म मेकिंग है हमारी। करते करते ही सीखेंगे ना कि भाई लाइट की टीम है, वो गांव से नहीं बुलाया हूं 100-100 रुपए देके। और गांव में शूट कर रहे हैं तो वहाँ ऐसा कोई सेंट्रलाइज्ड एसी और ये इस तरीके का सिस्टम नहीं, तो बड़े बड़े कूलर लगे हुए हैं। एक शॉट हुआ, एक्टर वहाँ जाके कूलर के सामने बैठा हुआ है, हवा ले रहा है कि सूख जाए सब कुछ। हम लोग भी वही उसी स्ट्रगल में, मतलब वो मेरे लिए बड़ा बढ़िया था। और जब हम गए थे शूट करने, बारिश का डर, रोज वेदर रिपोर्ट और ये सब देख रहे हैं, गर्मी भयंकर। हमने एकदम कठिन समय में वो फिल्म पूरी की। शायद और इम्पैक्टफुल वो बन सकती थी अगर अच्छे मौसम और सही मौसम में होती, जिसमें बोला जाता है कि हाँ इस मौसम में करना चाहिए शूट। बट बढ़िया निकल गई और वो अनुभव सबसे बढ़िया था। मिशन मुंह दिखाई के टाइम पे बहुत प्रेज मिली मेरे को, जेन्युइनली मैंने नहीं सोचा था। अगर मैं पूछूं कि हैशटैग क्या है आपके लिए? क्या बोलूं उसको, हाँ, बेटा ही है, नाम रखा है मैंने। अब वो हमारा नाम कर रहा है। उसको हम बहुत बड़ा देखना चाहते हैं। हैशटैग बच्चा है, मतलब मुझे ऐसा अभी लगता है कि मेरा बच्चा है और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वीडियो देखते हुए ऐसा तो कभी लगा ही नहीं था कि इनके साथ कभी काम करेंगे, पर देखो काम भी कर रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है बहुत। सब मिंगल हो रखा है, कुछ पर्सनल प्रोफेशनल कुछ अलग नहीं है। मेरे लिए हैशटैग हमेशा बड़ा रहेगा। कहीं भी चला जाऊं, कुछ भी कर लूं लाइफ में, कुछ भी जीत जाऊं, तो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों लोगों ने भाई जो मदद की ना, कि विशाल भैया, कुशल भैया, सूर्यांश भैया तो मेरे लिए बेस्ट आदमी है, क्योंकि वो उन्होंने ये डिस्क्राइब किया मेरे अंदर, तुम्हें राइटिंग और डायरेक्शन ज्यादा अच्छा होना चाहिए। मैं आया एक्टर ही बनने, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया राइटिंग के लिए, किस तरीके से कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं, कैसे स्टोरी बिल्डअप किया जाता है, किस तरीके से स्टोरी एक इंगेज होगी, ऑडियंस किस तरीके से, अगर एक 1.5 मिनट की रील है तो वो किस तरीके से ऑडियंस देखेगी। कि मुझे वो मोटिवेशन नहीं होता कि मैं कुछ आज ऑस्कर वर्दी बनाने जा रहा हूँ। मुझे ये है कि टीम के साथ कुछ बनाएंगे और कुछ सोचेंगे, कुछ 8-10 अलग अलग लोग मिलेंगे, कुछ एक्टर्स नहीं मिलेंगे, कुछ अलग, अब प्रोडक्शन थोड़ा और बढ़ेगा, उनसे क्या बात करेंगे, क्या सीखेंगे, क्योंकि लोगों से सीखा मुझे मालूम नहीं है कुछ भी। मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ मैं किससे क्या सीखा हूँ, मुझे याद है। मुझे जो मज़ा आया है हैशटैग में जुड़ के, कि जैसे इन लोगों ने मेरा काम देखा और काम देख के बुला लिया। उनको एक चीज़ समझ में, जो बातों से शायद मुझे पता चला है, कि समझ में आया कि सीधा साधा आदमी है, फालतू की जिसको बोलते हैं ना, बकचोदी नहीं, ये नहीं। मुझे लगता है वही शायद उनको अच्छा लगा होगा और शुरू कर दिया काम। हैशटैग से मिला, सो मेरे को एक, मेरे लिए जैसे होता है ना, एक नया दरवाजा खुला कंटेंट क्रिएशन का, लोगों में बैठने का। मेरे को कॉन्फिडेंस आने लग गया अब लोगों में बैठने का, तो वो नहीं होता था। तो मेरे को हैशटैग तो काफ़ी पसंद है, मतलब ऐसे एक तरह से फैमिली ही है मेरी, तो अब एक्सटेंडेड फैमिली बाहर पे। वही जो 10-12 लोग की कोर टीम है जो अभी बनी हुई है 5 साल से, वो ऐसे ही लोग हैं कि एक जो दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। कहने को दूर दूर बैठे होते हैं कई बार, लेकिन हमें सबकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है पता होता है। हम लोग बहुत वोकल है आपस में और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा लो कि हम अपने शायद पार्टनर्स के साथ कई मुद्दों पे उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है जितना हम आपस में ट्रांसपेरेंट है, और ये सच बात है वाकई। टीम के लोग तो बकचोद हैं। और यही बेस्ट चीज़ है। यही मुझे अच्छा लगता है, कोई शोबाजी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल। मेरे टीम के अंदर सबसे अच्छी चीज़ यही है कि कभी भी लोग काम का प्रेशर नहीं लेते, आराम से चीज़ें हैंडल करते हैं। वो सबसे अच्छी चीज़ है हमारी टीम की। तो टीम को ऐसा लगता है कि हंसाते हंसाते कोई अगर मुद्दे पे आप किसी को गहरी चोट दे जाओ तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। ऑल्दो हम सारे के सारे प्रियदर्शन के बड़े फैन हैं। सब लोगों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। सारे ही एक से बढ़ के एक है। मुझे लगता है मैं उनके बीच में एक बुड्ढा फंस गया हूँ। धनंजय का है जैसे कि धनंजय तो बेफिक्र रहता है, स्क्रिप्ट मिली, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं है, कोई तैयारी नहीं करनी है, ठीक है हो जाएगा। सेट पे पहुंचता है सब वाओ, जो भी है उसके दिमाग में चल रहा होता है, और वहाँ पहुंचता है तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, हरकतें, नुआंसेस वो करता है, वो बहुत मतलब बेहतरीन। तो मैंने एक चीज़ समझी है कि फिल्म जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है, ये थिएटर नहीं है, थिएटर एक्टर का मीडियम है।
फिल्म डायरेक्टर का मीडियम है, तो जो सूर्यांश कह रहा है भाई सही है, मैं उसके अब मैं नहीं, उससे मैं बहस ही नहीं करता हूँ, उसको लगता है एक टेक सही है तो सही है, मतलब सही है। मतलब डीजे हमारे ग्रुप का सबसे इनोसेंट आदमी है। उत्कर्ष का है तो उत्कर्ष ना हो तो कुछ हो ही ना पाए। एक तरीके से वो खेवनहार है हमारी पूरी टीम का, हर चीज अपने कंधे पे लेके चलता है। भैया का अलग तरीके से है, सबको अपना अपना काम, ऐसा नहीं कि बताया गया तुमको ये करना है, सबको अपना काम पता है। इसके अलावा ये भी पता है कि अगर वो सामने वाला नहीं है तो उसका काम मुझे करना है। और कभी भी किसी को ऐसा ईगो नहीं हर्ट होता है कि अरे मैं तो ये हूं तो मैं ये क्यों करूं ना। फिल्म मेकिंग जब एक फिल्म बन रही होती है तो मैंने अक्सर सेट्स पे लोगों को परेशान देखा है, पर यहाँ मेरे लिए पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जब कोई खफा नहीं है किसी से। थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं हम लोग, तो एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि बहुत ही जो हमारा जो पर्सनैलिटी है बड़ी वो वाटरी सी है कि हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं पानी की तरह कहीं पे भी, और सामने वाले को भी कर देते हैं एडजस्ट। दूसरी बात ये भी कि हम लोग मेजोरिटी में रहे हैं, मतलब साथ में पूरी टीम, जैसे अभी सारे के सारे हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो कोई नया आता है तो हम उसको अपने आप में ढाल लेते हैं। तो ये ज़्यादा कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है हमको। पता नहीं क्या कारण है, सब मतलब एक फिल्म ऐसे देखा जाए तो एक फिल्म बन रही है ना, पर क्या बनेगा वो किसी को मालूम नहीं है, सब करते जा रहे हैं अपना अपना काम। और ऐसा भी लगा कि शायद बहुत समय से इनके साथ हूँ, जबकि इतना समय नहीं हुआ। कि सबके सब हम सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं। हमें सबकी प्रॉब्लम्स पता है, हमें सबकी कहते नहीं खामियां पता है, और उन खामियों को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी हमें पता है कौन कैसा किस चीज़ पे क्या रिएक्ट करने वाला है। सूर्यांश को पता है कि किसको मैं कहाँ पे डालूं और किस तरीके से मैं किससे क्या निकालूं। कुशल को पता है मुझे किस तरीके से क्या किससे डील करना है, क्या करना है। सबके सत्यम विशाल भी है, सबके सब मतलब जितने भी लोग हैं टोटल। कुशल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुशल फिर से लेते हैं ये। हमारी उसकी एक भी आदत मैच नहीं होती, बस एक चीज मैच होता है, गुस्सा। ये बहुत कम लोगों को पता है कि कुशल और मैं सच में रूममेट थे। हम लोग ड्रामा स्कूल में बीएनए में लखनऊ में साथ में रूममेट्स थे, और कुशल से मेरी बड़ी अच्छी वाइब हो गई थी। दो हम लोग बहुत लाइक पोल्स अपार्ट थे। वो बनारस जौनपुर से था, मैं दिल्ली से था प्रॉपर, तो बट फिर भी हम लोग मिले। कुशल बढ़िया, मतलब आज्ञाकारी टाइप वो है, भाई है, और बढ़िया एक्टर है, परिवार की चिंता करता है, ज़हनी तौर पे बहुत मजबूत है, मतलब दोस्त है मेरा बहुत अच्छा। वैसा है कि बचपन से भयंकर शैतानियाँ साथ में करना, मतलब यहाँ नहीं बता सकते कि क्या-क्या है, क्या-क्या किया है साथ में, बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बहुत ख़ास बात है। मैं थोड़ा-सा ऐसा जजमेंटल सा होके हो सकता है कि मैं किसी सामने वाले को बुरा ना लगे तो प्यार से बोल दो और ये सारी चीज़ें, बट उसका ऐसा है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि उसकी अच्छी क्वालिटी है। या मतलब हो सकता है कि अगर हम दोनों भाइयों को साथ देखा जाए तो वो मेरा पूरक है, वो भी कह सकते हो। कुशल और आप दोस्त हैं बहुत लंबे समय हाँ, से, क्लास सेकंड से। और क्लास सेकंड से कभी उनके चेहरे पे या उनके सामने जाहिर किया है कि दिस इज व्हाट आई फील अबाउट यू, दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट यू आर एज अ फ्रेंड टू मी? तो कुछ है तो बता दो, यहाँ बता दो। मेरे रोए खड़े हो रहे हैं भाई, गूज़बम्प आ रहे हैं। मतलब कैसे बोलूँ मैं उसको, साहसी बहुत है, उसने मुझे साहस बहुत सिखाया कि कर लेंगे कुछ। उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बहुत आया मेरे, मतलब कि मैं उसके बारे में क्या बोलूं यार। मतलब उस अब जो कर रहा हूँ उसी की वजह से हम लोग साथ ही में देखा है, सपना एक पूरा कर लेंगे अगर वो है तो। सूर्यांश मतलब मेरे लिए कुशल जैसा ही है। बचपन इतना ज़्यादा शेयर किया है, इतनी बदमाशियाँ की हैं, और मतलब उतना ही करीब है मेरे जितना कुशल है। एक तरीके से वो छोटा भाई, दोस्त, और धीरे धीरे इतना सारा सीख लिया उसने, अब उससे भी सीखने का मौका मिलता है, बड़ा मज़ा आता है। वो हमसे 4 साल बड़े हैं, तो वो जो गलतियां हम कर सकते हैं वो पहले कर चुके होते हैं, तो हमें आसानी हो जाती है, वो बता देते हैं, उनका एक्सपीरियंस काम आता है। कभी डर लगा था विशाल भाई शुरू करते हुए? वर यू स्कैर्ड? नहीं, डर तो नहीं लगा था, मतलब जानते तो कुछ थे ही नहीं। पहली चीज़ तो ये था कि मैं बहुत ज़्यादा सीखा हुआ फिल्मों को
था नहीं। तो जितना छोटा छोटा मैं कर पाता था उसी हिसाब से धीरे धीरे बेबी स्टेप लेके आप बोल दो कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो ऐसा डर, हाँ शायद अब बहुत ज़्यादा जानकारी होने के बाद, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, जो शुरुआती जानकारी है जितनी भी है, अगर उतनी जानकारी मुझे फिल्मों के बारे में पहले हो जाती तो शायद मैं डर जाता। लेकिन अभी अब क्या है कि अब कदम बढ़ा लिए हैं तो अब जितना हो सकेगा उतना आगे जाने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे ज्यादा शैतान कौन है इस ग्रुप में? सूर्यांश भैया और सत्यम। उत्कर्ष, नॉटीएस्ट सूर्यांश। आशु है, आशुतोष। आशुतोष। ज्ञान आशुतोष सेम लेवल पे। अरे सभी शैतान है, शैतानों की फौज है। जब अगर साथ में बैठ गए हैं तो कांस्टेंट बातें हैं, चैटर है। और जैसे सूर्यांश जो है, जो डायरेक्ट कर रहा है सब कुछ, वो बड़ा मतलब अलग किरदार है, उसकी भी क्वेस्ट अलग है। मैंने साइंस लिया, उसमें मज़ा नहीं आया, कॉमर्स लिया, उसमें मज़ा नहीं आया, फिर मैंने यूपीएससी एसएससी की तैयारी की, उसमें भी मज़ा नहीं आया। तो मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था किसी चीज़ में। तो मुझे लगा कि यही तो होता है 4-5 चीज़। अब मैं क्या करूं, मुझे मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, मैं ऐसा क्यों हूं? मुझे हमेशा लगता था कि बहुत लेट हो रहा हूं मैं, कि बहुत लेट हो रहा है, बहुत क्या करूंगा, मुझे कुछ आता होता है कि नहीं, कैसे माँ बाप की ज़िंदगी चला पाऊंगा। तो लेकिन धीरे धीरे अब मुझे लगता है कि ऐसा सोचना नहीं चाहिए, हो जाता है सब कुछ। चंचलपन होना जरूरी है ना, तो वो उसमें वो बहुत है, तभी शायद वो इतने अलग आयाम की चीजें ला देता है जो बहुत नॉर्मल लग रही थी पर हमारी ध्यान ही नहीं जा रहा था वहां पे। 2 लोग हैं, सूर्यांश ठाकुर और आशुतोष त्रिवेदी। बेस्ट, मतलब कि अगर महफिल बैठी है, ये आदमी दोनों हैं, तो आप ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जब आप हंसेंगे नहीं। फनी, सीरियस एंड नॉलेजेबल कौन है? सूर्यांश। विशाल भैया। सूर्यांश। विशाल भैया। विशाल भाई। विशाल भैया फनी भी हैं, पढ़ाकू तो बहुत ज्यादा हैं वो। मेरे को तो उनसे मजा आता है बातें करने में। आप किसी की भी बात करिए, इस पेड़ की बात करिए, किसी की बात करिए, उसके बारे में सब पता होगा उनको। आसान तरीके से समझा देते हैं हर बात को, कॉम्प्लिकेटेड बात को भी। नॉलेजेबल तो एक भैया है और देव भाई हैं। गुस्सा किसे आता है? सच तो मेरे साथ ऐसा मेरे को ही आता होगा गुस्सा सबसे ज्यादा, मेरे को लगता है। लोग बोलते हैं सूर्यांश को, लेकिन मुझे तो दिखा नहीं कभी। गुस्सा मुझे और कुशल को ही आता ज़्यादा। कुशल को मैं सबसे ज्यादा गुस्से वाला। कुशल भैया एकदम एक चीज पे एकदम वो भनक जाएंगे वो, पर उतनी ही जल्दी शांत हो जाएंगे। मैं भी उसी तरीके का हूँ। गुस्सा तो अभी तक होते हुए देखा नहीं किसी को मैंने। क्या है कि मतलब एक ऐसा मान लो ना कि कोई किसी को कभी जज नहीं कर रहा है ना, तो गुस्सा भी मतलब कुछ हो जाएगा तो वो सब बकेती में निकल जाता है। मतलब शांत भी मैं ही हूँ, मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैं गुस्सा पी जाता हूँ बड़ा जल्दी। नहीं, विशाल भैया शांत है बहुत ज्यादा। विशाल भैया हैं। विशाल दुबे। देव भाई भी बहुत शांत है, मैं खुद शांत हूँ। इतना प्रेशर होता है, कुछ होता है, अरे हो जाएगा यार, सकते आराम से जो बोल देते हैं ना, तो वो लगता है कि What do you love and hate about yourself, Dhananjay? मेरी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, होती ही नहीं। मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है, मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है, मेरी स्कूल का बहुत बड़ा हाथ होगा। कुछ अच्छा बेकार जो भी है मेरे अंदर, वो आई है, वो सब कोई थोड़ा थोड़ा है मेरे अंदर। जब मैं कहीं शूट वूट करता हूँ, लोग बोलते हैं कि तू बैकग्राउंड रिलेट करता है। कि मैं ना नहीं बोल पाता हूँ, और यही बुरी चीज़ भी है। सीखने की चाह जो है, या फिर जो चीज़ मुझे नहीं आती, अगर कोई मेरा ईगो हर्ट कर दे तो मैं वो सीख लूँगा। I love about myself is I'm very impulsive and what I hate about myself is I'm very impulsive. दोनों एक ही चीज़ है, बट हाँ impulsive होना अच्छा है। मुझे लगता है कि लाइफ जब impulsive है, लाइफ के कुछ टर्न्स हमें पता ही नहीं होते, तो खुद भी ले लेना चाहिए यार। अच्छा, मेरे को लगता है कि जो अभी भी बचपना बाकी है मेरे में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे को कई बार लोग बोलते हैं यार तू सीरियस हो जा लाइफ में, ये वो। सीरियस मतलब मैं सब सारा दिन सीरियस बैठा रहूं? मेरे को मेरे काम के लिए सीरियस हो, बस वो बहुत है। यार पता नहीं, मतलब अच्छा लीडर हूँ शायद। टीम वाले बोलते हैं ऐसा। पेशेंस नहीं है, कभी कभी ये अच्छी चीज़ भी हो जाती है। मुझे लगता है बोलता नहीं हो जो। मैं ना बहुत मोटा हो गया हूँ, ठीक है ना, मेरे को इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है अपने लिए। मेरे को आ रहा है गुस्सा इस चीज पे बहुत, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ अब। अगर मुझे कोई बोल दे भाई 5 मिनट रुको, उस जगह पे मैं आ रहा हूँ, अगर 5 से 10 मिनट हुआ तो मैं निकल गया हूँ, आ जाओ, वैसा शायद तो वेट नहीं कर पाता मैं। और बहुत बहुत लड़ाइयाँ, बहुत झगड़े इस चक्कर में हुए मेरे। हेट मुझे लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा टाइम को लेके थोड़ा करेक्ट होना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें भूल जाता हूँ, गजनी जैसा नहीं, मतलब कि यहाँ मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद इंटरेस्टिंग नहीं थी, या फिर ध्यान नहीं गया और चीज़ों में खोए हुए, तो हो सकता है वो हो जाता है। कब लगा था डीजे कि अब बड़े हो गए, फेमस हो गए?
मेरे एक्टर पॉपुलर है, मैं तो नहीं हूँ। वो लोग जाने, वो लोग, उनसे सवाल है। सबसे खुशी उस दिन हुई थी जब मेरे पिताजी मेरे काम का स्टोरी और ये सब सारी चीज़ें लगाना शुरू कर दिए थे, लोगों को बताना शुरू कर दिए थे मेरा लड़का ये है। तो मुझे मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट वही है। एकदम ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। वो तब था जब मैं किसी अपने दोस्त की बैचलर पार्टी में गया हुआ था किसी क्लब में नोएडा के अंदर, और छोटे बच्चे आए मेरे पास फ्रॉम अ वेरी लाइक, कहते नहीं कि लोग ऐसा बनाते हैं रील देख रहे हैं तो क्या, मतलब छोटे बच्चे आए मेरे पास और उन्होंने पूछा, मेरे हाथ में कुछ पेय पदार्थ थे, मैंने उनको साइड किया, मैंने कहा हाँ। तो बच्चे आए, कहते आप वीडियो बनाते हो भैया? मैंने कहा हाँ। कहता वही हो ना? हाँ। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो गए, उनके पेरेंट भी आ गए फिर। तो जब बच्चे देखे मैंने कहा यार ये भी वीडियो देख रहे हैं, तो वो बड़ा एक अलार्म था कि यार। और उसके बाद मुझे लगा कि यार नहीं, थोड़ा सा ना मुझे चीज़ों को लेके थोड़ा सीरियस और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना है। बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वो मेरे को लगा कि हाँ भाई ये फट चुकी है चीज़। IFP जीता हूँ। ये 50 घंटे की फिल्म मेकिंग है। तो इसके पहले मैं 2 अटेम्प्ट कर चुका था जिसमें हार गया था, बट ये जब जीता था तो मेरे फादर कभी ऐसे हंसते नहीं हैं, मतलब वो ऐसे कहते हैं हमारे यहाँ बादामी मुस्की, तो ये ऐसे करके वो करते हैं। तो मैंने पहले उनको वीडियो कॉल किया जब ट्रॉफी हाथ में आया, मैंने उनको ऐसे दिखाया और ऐसे ज्ञान भाई, हर्षित, अनन्या सब बैठे हुए थे। तो उस टाइम पिताजी हंस दिए, मतलब वो मोमेंट मैं अभी तक भूल ही नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे लगा यार ये कुछ तो अचीव कर लिया हूँ कि जो पिताजी देख के हंस दिए हैं। जब वो मेरा पहला नाटक देखने के लिए आए और वो मेरा सोलो प्ले था, 1.5 घंटे का, ख़त्म हुआ, लोग मिलने गए, तो पापा को बड़ी खुशी हुई। तो वहाँ से उनका थोड़ा थोड़ा बदला। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मुझे स्कॉलरशिप मिल गई क्लासिकल थिएटर के लिए, फिर BNA में एडमिशन हो गया, फिर पेपर में फ़ोटो में नाम वाम सारी चीज़ें, फिर हैशटैग बन गया। तो वो उनका वो धीरे धीरे स्विच होते होते मेरे पिताजी का बदलाव मेरे काम को लेके जो हुआ, वो सबसे बढ़िया ट्रांजिशन और वो है। मैं जब लखनऊ रहता था तो बात नहीं होती थी। अभी ऐसा है कि पिताजी का फ़ोन आता है और मुझे एक बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी मम्मी मुझे भैया बोलती थी, भाई तो भाई बोलता है, भैया बोलता था। मेरे पिताजी अब शुरू कर दिए हैं कि भैया का फ़ोन आया कि नहीं आया। तो मतलब मेरे लिए हो गया कि यार ये तो बड़ा अच्छा मोमेंट है। पता नहीं क्यों ऐसे यहाँ के लोगों को लगता है नहीं कि, बट छोटे से शहर के जब लोग वैसे आते हैं तो वहाँ पे बड़े लड़के को भैया बोला जाता है। एक माइलस्टोन, छोटा माइलस्टोन टाइप देखें तो मिशन मुँह दिखाई को बना लेना और उस पे लोगों का प्यार मिलना, वो मेरे लिए अभी सबसे लेटेस्ट माइलस्टोन है जिसको हमने अचीव कर लिया है। अपने काम के बारे में ये बोल सकता हूँ कि जब GSMI माई वैसी बिटवा के टाइम पे तो प्रेज मिली थी, वो मिली थी दोस्तों से, घर वालों से, दोस्तों से भी, वो दोस्तों से जिनसे बहुत कम बात होती थी। कभी कभी उन्होंने स्पेशल कॉल करके बोला कि यार हमें अच्छा लगा तेरा काम। कुशल से मिल गया, उसका करेक्टर का नाम लेके कुछ मिले, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार ऐसा क्या इसको अच्छा लग गया कि वो हो गया। तो अच्छा लगता है, रिएक्शन देखने में मज़ा आता है, मुझे मज़ा तो आता ही है, बस मैं दूर रहूँ। फेम के साथ एक बाय प्रोडक्ट ये भी तो आता है ना कि जब आप फेमस हैं तो सामने वाला खुद कॉन्शियस हो जाता है बात करने में, चाहे आप कितने ग्राउंडेड क्यों ना हो, है ना? हाँ। तो और हाउ डू वो है, मतलब कि मुझे आज तक रियलाइज ही नहीं हो पाया कि मतलब उनके लिए कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, हाथ कांपता रहता है, हाथ मिलाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, बहुत सारे लोग। अभी रिसेंट में 2-3 हुए कि रो दिए लोग, तो मैं समझ नहीं पाता कि हाँ मैं रिएक्ट कैसे करूँ, क्या मैं सच में इतना बड़ा चीज़ हो गया हूँ। वो एक्सेप्टेंस नहीं आई है अभी मेरे अंदर। जैसे जैसे अपने ही काम का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे अचीवमेंट लगता जाता है, बट जैसे ही काम बाहर आता है तो उससे टोटली डिटैचमेंट हो जाता है ना? मतलब अक्सर पिछले काम के बारे में बात करनी भी मतलब ज़्यादा पसंद नहीं होगा, वो वाली बात है। मेरे अंदर सबसे बड़ा बदलाव आया कि वैसे देखा जाए तो मेरे रहन सहन मेरा बदल गया, मेरा लाइफस्टाइल बदल गया। जो मेरे काम को देख के लोग मिलते हैं, उनसे इंटरेक्ट करना कि उनको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग, किस वर्ग के हैं, बच्चे भी पसंद कर रहे हैं, बूढ़े भी पसंद कर रहे हैं, वो सब सारी चीज़ें। तो वो मेंटेन करके चलना है कि बच्चों को ये पसंद आ रहा है, इसको ये पसंद, सारे ऑडियंस का ध्यान देना कि किस तरीके का कंटेंट, किस तरीके की चीज़ें लोग कंज्यूम कर रहे हैं। लोगों का व्यक्तिगत वो भी बदला है
कि आपको लोग थोड़ा सा जानने लगते हैं या फिर फेम आ जाए या फिर जो भी चीज़ है, तो जो कभी आपको सीरियसली नहीं लेते वो भी अच्छे से बात करने लगते हैं, है ना, रिस्पेक्ट देके। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे रिश्तेदारों में और उन्हें जो बोलते थे नचनिया बन रहा है, लेकिन अब मैं घर, हाँ, और जब घर पहुंचते हैं अब का समय वही है कि वही सारे लोग बोलते हैं कि मेरे बेटे के साथ एक फ़ोटो खिंचवा लो, हमारे साथ एक फ़ोटो खिंचवा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा फेम मिल गया है, जो भी है, पर कोई भी अगर आदमी मन से कोई काम कर रहा है तो करने दो। अगर हारेगा तो उस वो खुद सीखेगा, अगर जीतेगा तो पूरी दुनिया देखेगी, है ना। वो सीखेगा पर ज़रूर अपने उस चीज़ से, कभी उसको रिग्रेट गिल्ट नहीं रहेगा कि उसने ट्राई नहीं किया। और एक वो भी टाइम होता था, पता नहीं आप लोग रिलेट कर पाओगे नहीं, कि मतलब कि हम जौनपुर से जब बनारस जाते थे तो बीच में बाबतपुर पड़ता था और उसमें रेलिंग ऐसे लगी होती थी और उधर एयरपोर्ट होता था, जहाज उड़ के जाती थी, तो बस जो है कुछ देर के लिए रुकती थी और पापा मम्मी ऐसे कंधे उठा रहे हैं, वो देखो एरोप्लेन एरोप्लेन एरोप्लेन। तो अब नॉर्मल हो गई सारी चीज़ें, पर वही है कि अभी पिताजी माताजी कभी ऐसे बाहर निकल नहीं पाए क्योंकि दादी हैं घर पे, तो बड़ी तमन्ना है कि एक बार उनको लेके एरोप्लेन से निकला जाए, कहीं घूमा जाए, टहला जाए, दिखाया जाए दुनिया। सक्सेस ने ट्रांसफॉर्म तो काफ़ी अच्छे तरीके से किया है, बट सक्सेस के साथ जो है ना जिम्मेदारियां बहुत सारी आ जाती है, तो वो एक सोशल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट एक सर के ऊपर बैठ जाता है कि आपको अब कुछ भी बनाना है तो बहुत सोच समझ के उसके सारे एस्पेक्ट समझ के और पूरा वो उसको इंटरप्रेट करके अच्छे से बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा एक सेफ लाइन पे चलना पड़ता है, चाहे हम कॉमेडी कर रहे हो, चाहे कुछ भी सीरियस भी बना रहे हो, बड़ी फिल्म बना रहे हो, जैसे मुँह दिखाई बनाई, पब्लिकली मास्क पहन के जाना पड़ता है मोस्ट ऑफ द जगह। ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है, जो पहले आज़ादी थी वो, बट ठीक है, वो लोगों का प्यार है। इरिटेशन होती है? इरिटेशन नहीं होती, अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, लोग जानते हैं। बट कभी कभार आप इस तरह की सिचुएशन में होते हो कि आप नहीं मिल पाते हो। अभी मैं अपनी वाइफ के साथ बाहर गया हुआ था घूमने के लिए उदयपुर में, बट वहाँ पे सारा क्राउड आ रहा था, सब लोग पहचान रहे थे मैं स्कूटी से जा रहा हूँ, सब लोग डीजे भाई कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। बट फिर मुझे लगा कि कहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं, मेरे साथ वाले को इससे इरिटेशन ना हो जाए, मेरी वाइफ को ना इरिटेशन हो जाए कि भाई घूमने मेरे साथ आए हो लोग, मिल रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं। बट नहीं होती है अमूमन लोगों को तो, बट कब तक नहीं होगी इसका नहीं पता। तो बट हाँ, कमेंट्स वगैरह में ऐसे मैंने देखा था कि मतलब मेरी वाइफ को मेंशन करके कि आपने हमसे हमारा डीजे चुरा लिया, मुझे नहीं पता ये। काम करने में मज़े है, उसकी त्रासदी भी है। आप कोई सुपरफिशियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे हो, रोज़ दिहाड़ी पे काम करने वाले लोगों से मिल रहे हो और उसका बहुत त्रास भी आपको आता है। आपकी सेंसिटिविटी बहुत मोल्ड होती रहती है। लोगों से बातचीत करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसके बीच का साइलेंस खाता है। मन का कर रहे हैं और उस मन के काम करने पे कभी-कभी कोई पूँजी भी मिल जाती है, तो इससे ज़्यादा प्रिविलेज क्या हो सकता है? हमारे पेज का टाइटल ही है देसी हित में कॉमेडी, है ना। तो पहली ये भी है कि बहुत सारे लोगों का आप रीजनल कंटेंट बना रहे हो तो देसी है देहाती है, एक जजमेंट तो लोगों का आता है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी लैंग्वेज बैरियर कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करती है। मुझे नहीं लगता कि रीजनल कंटेंट को उस तरीके से देखा जा रहा होगा। अगर उसमें बहुत ज़्यादा फूहड़ता का समावेश हो गया हो तो शायद कुछ सो कॉल्ड एलीट लोग उसको फूहड़ बोल रहे होंगे या फिर कमज़ोर बोल रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट में दम होना चाहिए। भाषाएं तो मतलब अगर ऐसे ही होता तो लोग फिर मतलब फ्रेंच सिनेमा देख रहे हैं, भाषा नहीं समझ आ रही है। मुझे लगता है कि कहानियों का फ़र्क है। भाषा सिर्फ भाषा है, उसमें कुछ मतलब उसको डिमीन करके कोई वो नहीं कि ये भोजपुरी है, ये गढ़वाली है, ये पंजाबी है, तो वो नहीं है। जितनी अच्छी बढ़िया कहानी होगी, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो या उसमें कोई लैंग्वेज हो ही ना, विजुअल लैंग्वेज ही हो बस। बहुत पर्सनल हो गया है अब तो, अब बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गया है वो। मतलब कि फ़ोन लगा के देख रहा है, उससे जो पसंद आएगा वो देखेगा, उसे पसंद नहीं आएगा नकार देगा। जैसे कि मैं एक पूर्वांचल से आता हूँ और मैं कुछ भी बना दूंगा, अगर पूर्वांचली को नहीं पसंद आएगा तो वो नहीं देखेगा, वो ज़बरदस्ती थोड़ी देखेगा कि मेरा भाई बनाया है मेरे शहर का। मतलब मैं तो जौनपुर से आया हूँ, मेरे लिए स्टार्टिंग में था जब लखनऊ में आया था, जबकि वहाँ भी इंग्लिश मीडियम था। बट जब मैं लखनऊ आया तो मेरे लिए थोड़ा सा था कि बहुत उस तरीके से हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहो, आपके अंदर ये होना चाहिए कि भाई आप हिंदी बोल रहे हो तो उसके साथ आप पूरा प्राउडली आप बोलिए, कुछ नहीं है। बड़ी इंडस्ट्रियों में हमेशा वैक्यूम होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें टच नहीं कर पाते और पैसा, उनके पास कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी, लेकिन व्यू पॉइंट की लिमिटेशन है उनके पास।
तो फिर ऐसे लोग आना जो मतलब ऐसा लगता है कि आप ही के आसपास की वॉइस रख दे रहे हैं बिना किसी इतने तामझाम के, इतना सटल कैसे हो सकता है, तो उससे काफ़ी प्रभावित हुए। अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं और क्यों ना बनाएं, जब हमारी भाषा है तो भाई हम प्राउडली उस चीज़ को कहेंगे भाई, और हमें कोई शर्म नहीं है उस भाषा में काम करने में कभी भी। बॉलीवुड ने हाँ कुछ चीज़ें कमर्शलाइज़ की हैं, जैसे बॉलीवुड ने पंजाबी को बहुत ज़्यादा स्टाइलाइज़ या कमर्शलाइज़ किया है, गुजराती कल्चर को बहुत ज़्यादा स्टाइलाइज़ किया है। लेकिन नॉर्थ के जो टिपिकल मैं कहूँ यूपी बिहार का कल्चर हो गया या पहाड़ी कल्चर हो गया, ये मैं जिससे रिलेट कर पा रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, उसको ज़्यादा इतना कमर्शलाइज नहीं किया है, तो इसलिए लोग शायद उस तरीके से देखते होंगे मे बी। बट हाँ, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ऐसा कुछ है या मतलब भाषा को लेके कोई ऐसा मतभेद हो रहा है या कुछ है। वही है ना कि इंग्लिश को लैंग्वेज नहीं टूल बना दिया उन्होंने। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इंग्लिश बोलना सीखेंगे, इंग्लिश बोलेंगे। जहाँ हिंदी, अभी मुझे प्राउडली फील हो रहा है मैं हिंदी बोलूँगा, क्योंकि मैं हिंदी में लिखना पसंद करता हूँ, हिंदी में सब। तो हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बवाल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर जो बेहतर हो सकेगा, जिस चीज़ की शुरुआत की है वो दिखाएंगे, जो सच। सिनेमा में भी ऐसा लगता है कि इस लैंग्वेज को नई चीज़ दे दूं। जैसे बेलातार गए तो बेलातार ने बोला था कि भाड़ में जाए सिस्टम, भाड़ में जाए रूल्स, भाड़ में जाए इंडस्ट्री, जो करना है करो, कोई नहीं रोक सकता। 21वीं सदी है, आपका जब से डिजिटल कैमरा आ गया कौन रोक सकता है आपको। क्या शिकायत करूँ नेपोटिज्म की, क्या शिकायत करूँ किसी से, मतलब खुद को करना है कर लोगे। मेरा मानना है कि आप जितने ज़्यादा आंचलिक होते जाते हैं उतने ज़्यादा वैश्विक होते जाते हैं। मतलब वो आपका वो है कि आप जितना रूट के पास जाएंगे आप उतने ग्लोबल होंगे, मुझे ये लगता है। हिंदुस्तान में इस समय सबसे बढ़िया फिल्में अगर बन रही हैं तो मलयालम इंडस्ट्री जो है वो सारी फिल्में बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं। 15-20 लोगों की टीम है, आपस में मिलके फिल्में बना रहे हो, कमाल की फिल्में बना रहे हैं। मतलब अगर आप कंटेंट में कविता नहीं कर रहे हो ना, तब भी ये कंटेंट बनाना एक कविता है। और ये इन्हीं के बीच में से निकले हुए लोग क्षेत्रीयता के रस चखाते हुए लोगों को, इसीलिए शायद लोगों को पसंद आता है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं बैठा, मुझे मलयाली सिनेमा पसंद आ रहा है, लोग यहाँ के भी लोग देख रहे हैं, कांतारा लोग दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, क्योंकि अच्छी है इसलिए देख रहे हैं। वो उसको नकार नहीं सकते, वो लोगों को पसंद आई है, मतलब मेजॉरिटी को। हमारे यूपी बिहार की जनता जो है कम से कम 40 करोड़ के आसपास की जनता है। ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज बैरियर उतना ज़्यादा है नहीं। अगर मैं अवधि में करूं तो भोजपुरी वाले इजीली समझ लेंगे, और भोजपुरी में हो तो अवधि बोली हो वाले। जाती है ना, भाषा तो हिंदी रहती है। ऑलमोस्ट हाँ, हाँ। वैसी सी है। हम कुछ बना ही नहीं रहे। हम क्या बना रहे हैं? वीडियो सॉन्ग बना रहे हैं, वहीं तक सीमित रह गए हैं। हर त्योहार पे एक गाना आ जाए, हर इस सारी चीज़ों मुद्दों पे ये आ जाए। डिस्क्रिमिनेशन या हायरार्की एग्जिस्ट करती है कि ये यूट्यूब से आते हैं, कि ये बिल्कुल, फिल्म बिल्कुल। से नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। सीरीज से नहीं है, किसी बड़े प्रोडक्शन बैनर से नहीं आते हैं। तो ये बस केवल बातें हैं या ऐसा होता है? और ऐसा कोई वाकया अगर आप साझा करना चाहें हमारे साथ तो। ये तो भुक्तभोगी है। मतलब मैंने देखा है लोगों को हे दृष्टि से देखते हुए, है ना, जो रील बनाता है, जो क्या बोलते हैं यूट्यूब पे कुछ कर रहा है। सामने से आके किसी ने नहीं बोला, लेकिन मेरी टीम में मेरे आसपास के और लोगों से जो मैंने सुना, जो यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं या इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हैं, वैसा उनको सुनने को मिला है कहीं कहीं। लोग जज करते हैं कि ये तो यूट्यूबर है, ये इतने ही एरिया में बैठ सकता है, ये तो ये नहीं कर सकता, ये दायरे नहीं। तय किए जाते हैं। हाँ, एक दायरा तय किया जाता है कि आप इससे ज़्यादा। और मैं ये धड़ल्ले से बोल रहा हूँ, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि भाई काम दो, फिर दिखाता हूँ बाहर के लोगों के लिए। बाकी मैं तो अपना खुद तो कर ही रहा हूँ और करूँगा, दिखाऊंगा भी। कॉन्फिडेंस नहीं है बस है एक भड़ास है। सब करते हैं। आर्ट जब इंडस्ट्री बन जाता है तब मतलब वो सबसे पहले हायरार्की लाता है, उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता ना। चीज़ें तो सारी कमर्शियल है, ये एक सच्चाई है। अब दोस्तों में बैठे होते हैं ना, तो एक कॉन्वर्सेशन होती है कि यार अभी तो यूट्यूब ही कर रहे हो ना, जब रियल मूवी आएगी थिएटर्स में आएगी फिर बात करेंगे। तो मेरे को ये लाइन ना कई बार हिट करती है बहुत ज्यादा कि यार कंटेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, चाहे वो 15 सेकंड की रील अगर तुमको वो मोटिवेट कर रही है, तुमको कोई नॉलेज दे रही है या फिर तुम पे कुछ इम्पैक्ट डाल के जा रही है, तो फिर तो वो अच्छी चीज ही है। तो मेरे को यही लगता है कि वो हायरार्की जो है ना इसी तरीके से डेवलप होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक रिजिडिटी है कि रील्स है तो बड़ा ही छोटे तबके का कंटेंट है, बट हम कोशिश करते हैं कि रील्स में भी आपको सिनेमा वाली फील दें। जैसे आप देखते हैं हम लोग बहुत एफर्टेड कंटेंट डालते हैं, हमारा लो एफर्ट नहीं होता। 1.5-2 घंटे स्क्रिप्टिंग में जाती है, प्लान 1-2 दिन पहले से चलता है, फिर उसके बाद शूट करते हैं, उसमें भी टाइम जाता है, फिर एडिट पे जाता है। मतलब एक रील बनाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। मैं भी खुद थिएटर का एक मतलब पार्ट हूँ, थिएटर किया है, बट रंगमंच वालों से थोड़ी शिकायत रहती है मुझे, जो अभी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ऐसा ये रील वगैरह थोड़ा निचले तबके का लगता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। एक ईगो हर किसी को तो नहीं बोल सकता, 80% ड्रामा स्कूल के पास आउट छात्रों को हो जाती है कि
वो तो ड्रामा स्कूल से पास आउट होके आए हैं, पर ड्रामा स्कूल से निकलने के बाद आपको भी उसी लाइन में लगना है जहाँ के बाकी एक्टर्स लग रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में आपको समय के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात को बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूँ, बिना शर्म के, बिना किसी उसके, कि थिएटर में कुछ लोगों के अंदर बड़ी रिजिडिटी होती है, जो एक्सेप्टेंस नहीं होती है। तो लोगों को ना पता नहीं क्यों आर्ट को कमर्शियलाइज़ करने में बड़ी दिक्कत है, जिससे मुझे बड़ी दिक्कत है। तो आर्ट जब तक कमर्शियलाइज़ नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं फैलेगी, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शायद थिएटर का भी विकास नहीं हो पा रहा है हमारे देश में। थिएटर भी उसी थिएटर वाली 80% लोग थिएटर देख रहे हैं, बाकी 20% आगे भूल-चूक से चले आते हैं। अब थोड़ा-सा कमर्शियलाइज़ होने लगी हैं चीज़ें। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि यूट्यूब और फिल्म और आर्ट फिल्म और वो कुछ अलग होता है। सब बराबर है मेरे लिए। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारा काम अच्छा है तो लोग तुमको प्रेज़ करेंगे ही। ऐसे मेरे कई दोस्त हैं, जब मैं नया-नया स्टार्ट किया था तो वो यही बोलते थे कि मैं इंस्टाग्राम पे रील नहीं बनाऊँगा भाई, मैं फ़िल्में बनाऊँगा। उनका थॉट ये हमेशा अभी भी है कई लोगों का। घूम फिर के अब आज आ गए हैं कि वो भी इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाए हैं और इंस्टाग्राम पे ही काम कर रहे हैं। कि अगर मैं कोई फ़िल्म बना रहा हूँ, तो मैं फ़िल्म को 20 मिनट की फ़िल्म को यूट्यूब पे जाके अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको कोई क्यों देखेगा जब तक मेरे को चेहरे को कोई नहीं जानता। तो रील्स एक बहुत अच्छा ज़रिया है अपनी पहचान स्टैब्लिश करने का, अपने काम को स्टैब्लिश करने का कि हाँ, ये फलाना एक्टर है, ये धनंजय है, ये टीम हैशटैग है, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं शॉर्ट कंटेंट में, इन्होंने कुछ बड़ा बनाया है तो चलो चल के देखें। इसलिए हमारी फ़िल्में जो हैं शायद उस रीच तक पहुँची है, क्योंकि लोगों ने शॉर्ट कंटेंट देखा, किरदारों से प्यार किया, उन किरदारों को हमने फ़िल्म में डाला। तो एक ज़रिया है। ये होता है अमूमन, लोगों को लगता है कि ये तो यूट्यूबर है, ये तो कंटेंट क्रिएटर है, ये रील बनाने वाले जो, क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग तरीके से लोग रील बना रहे हैं तो उनको लगता है कि रीलर है, पर ऐसा नहीं है। मेरी टीम के जितने भी लोग हैं वो बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी सब जितने भी टेक्निक्स होते होंगे, आप जिस स्कूल के बारे में बात करेंगे, पढ़े लिखे एक्टर चाहे ग्रोटोवस्की हो, स्टैनिस्लवस्की हो, माइकल चेक हो, सबके बारे में बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप जितने भी परफॉर्मेंस बड़े-बड़े हो रहे हैं, क्या रॉनेस है, क्या नहीं है, हर एक चीज़ पे डिटेलिंग पे बात कर सकते हैं। हम ऑडियंस को कवर करने के लिए कॉमेडी, क्योंकि ईज़िली कनेक्ट होने का यही तरीका है, इसलिए वो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी टीम में सबको सिर्फ कॉमेडी ही कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारा वेरिएशन दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेरे ही जब सिनेमेटोग्राफी का जॉब आता है कोई कि आप एक शूट है करना है, आपने ऐसा कुछ शूट किया है क्या? अच्छा यार हम कुछ एक बॉटल का शूट कर रहे हैं, क्या आप एग्जैक्ट कुछ ऐसा शूट किया क्या, क्योंकि हमें क्लाइंट को भेजना है। जैसे मैं मुंबई एक बार गया था एक फिल्म पिच करने, मैंने वो फिल्म लाख्स में बताई है ना, तो वो मान ही नहीं सकते, वो मानते ही नहीं है। उनको लगता है कि आप अगर छोटे बजट की फिल्म बना रहे हो, मतलब आपको फिल्म बनाना आता ही नहीं है, आपको कम से कम CR से ऊपर ही बोलना पड़ेगा अपना बजट। तो मैं बड़ा सरप्राइज हो गया। मैंने कहा फिर तो कैसे कल्याण होगा, ये तो ऐसे ही देखेंगे जो नया पनपेगा और जो अपनी मर्जी से सारे रूल मतलब नए इस्टेब्लिश करते हुए अपना काम करेगा, उसको तो ये लुक डाउन करेंगे ही, क्योंकि इनको सबसे बड़ा खतरा है इससे। मुझे तो लगता है कि अभी भी और आने वाला समय बड़ा खतरा होगा इनको कि ये पूरा जो बयार आई है पूरी, वो किसी के कहने से या किसी के लुक डाउन करने से रुकने वाली नहीं है। बट ठीक है, वो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब नए फॉर्मेट्स आए हैं हमेशा इतिहास में, चाहे वो कागज के आविष्कार के बाद लिखना चालू हुआ, या फिर रेडियो आया, या फिर टीवी आया, और फिर इंटरनेट आया, यूट्यूब आया, इंस्टाग्राम, और ये जितने भी प्लेटफॉर्म आते जा रहे हैं, अब AI ड्रिवन सारी चीज़ें होती जा रही हैं कि कल को आपको AI से ही चीज़ें बनाते हुए लोग दिख जाएंगे। तो हो सकता है आज जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो AI से कंटेंट बनाने वालों को उसी तरीके से देखेंगे। शुरुआती दिनों में सब देखते हैं। आपको रेलेवेंट रहने के लिए नए फॉर्मेट्स अपनाने पड़ेंगे, ये सत्य है। और आने वाले टाइम पे यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है वो छोटे बजट में फिल्में बना के यूट्यूब पे डाल सकते हैं और ईजिली ऑडियंस को दिखा सकते हैं। ये जो दूसरे के आर्ट को या दूसरे के काम को लुक डाउन करने वाली चीज़ है, ये तो हम में तो नहीं है। मतलब हम में, मतलब कि जो आजकल जो नए क्रिएटर्स आ रहे हैं उनमें नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम ही हैं कम्युनिटी, हम ही सब कुछ है एक दूसरे के। टीम के फ्लैशी ना होने पर सवाल है कि आप लोग बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत रूटेड हैं। जैसा है वैसा है, और हर कोई उतना कंफर्टेबल होता नहीं है इस लिहाज में। देखा होगा आपने, क्या ज़रूरी है या एकमात्र ज़रिया यही है फ्लैशी होना, शो ऑफ करना, अपना सिक्का जमाने के लिए, या अपनी
पॉपुलैरिटी और फेम एस्टैब्लिश करने के लिए? अगर अपने काम पे भरोसा है कि हम अच्छे से काम कर रहे हैं, हम 1 साल में 1 मूवी करें, 2 साल में 1 मूवी करें, 6 महीने में 4 करें, मतलब अगर तुम्हारा काम अच्छा है, तो तुम सही जा रहे हो, तुमको ज़रूरत नहीं है शो ऑफ करने की। जितना फ्लैशी होते जाएंगे उतना अपने ही जो नीश है और अपना ही जो मतलब क्रिएटिव पार्ट है उससे दूर होते जाएंगे। शो ऑफ करना और फ्लैशी होना पॉपुलैरिटी से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। अगर उसको जुड़ा हुआ देख रहे हैं तो भाई सबके अपनी प्रोसेस होगी, शायद वैसा होता भी हो, उस तरीके से जनता तक अवेयरनेस पहुंचाने का भी हो सकता है तरीका हो ताकि लोगों को पता चल जाए। बट मुझे लगता है कि काम के प्रति आप बहुत ईमानदार रहिए तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तमाम एग्जाम्पल चाहे आप राजनीति में देख लेंगे, चाहे आप फिल्म में देख लेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो फ्लैशी ना होते हुए भी बहुत पॉपुलर रहे। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा वो जो मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बाउंसर लेके साथ में चलते हैं ताकि लोग देखें और ये करें वो करें, पर जो आप हो वो दिखाओ ना, क्या दिक्कत है? रियल रहो, परिवेश के हिसाब से बदल लो, ठीक है कि यहाँ पे ऐसा रिक्वायरमेंट है, ऐसे कपड़े पहन के जाने, ऐसे वो ऐसे बिहेव करना है, इस तरीके से रहना, तो वो ठीक है। लेकिन जो आप व्यक्तिगत जीवन में हैं वो रहिए, क्या दिक्कत है? एक फ़ायदा इससे ये भी होगा ना कि आप फिर उस वाले उसमें रहोगे तो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाओगे लोगों से। अपना स्पीयर छोटा कर लिया तो क्या मतलब आप चलते हुए किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, मतलब सब कुछ है ही नहीं ना, अपना तो कुछ है ही नहीं, अपनी केवल नज़र है। सारा काम, सारी बात, सारा कंटेंट जो है वो लोगों का है, वही सब दे रहे हैं। उन्हीं से दूर हो जाओगे तो क्या करोगे? ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो अधिकांश कामगार वर्ग है, कल्चर वो बनाते हैं। हम लोगों को लगता है कि शायद कुलीन वर्ग कल्चर स्टेब्लिश करता है, पर कल्चर तो वहीं से निकल के आता है। हमेशा एक दरवाज़ा खुला रखना है कि कोई भी इंसान से कभी भी बातचीत हो सकती है। इसमें क्लास और क्रीड, कास्ट, जेंडर ये सब कोई मायने नहीं रखता है, और अगर ये सब मायने रखने लग जाएगा तो क्रिएटिविटी ख़त्म होती जाएगी। जो क्रिएटिविटी फटती है तो वो एक्सपैंड ही करती है फर्दर। तो आपकी क्रिएटिव भूख किस हद तक सेटिस्फाई होती है? अब मुझे ये समझ नहीं आता क्योंकि मैंने इसके अलावा और कोई काम नहीं किया। दूसरी चीज़ की पढ़ाई भी इसकी नहीं की है। जैसे जब काम करने की बारी आई तो यही करने लगा। दूसरा कुछ काम करा होता तो मैं कंपेयर कर पाता, अच्छा ये क्रिएटिव है। कभी-कभी बोर भी होता हूँ मैं, ऐसा नहीं, हाँ, बोर होता हूँ, बिल्कुल बोर होता हूँ। हमारी भूख किस तरीके से बढ़ती है? जैसे पहले हम जैसन माई वैसन बेटवा बनाए, उसके पहले जूली बनाए, भोजपुरी आइडल बनाए, ये सारी चीज़ें, तो उसमें ऑडियंस ही हमें बता देती है। तो उसमें वो कमेंट्स आते थे कि आप फिल्म बनाइए। वो रील भी हम करते थे ना, तब भी उसमें आते थे आप लोग फिल्म बनाइए। तो सबसे बड़ा भूख तो ऑडियंस हमें दे देती है। क्रिएटिव भूख दो जगह पे होती है पूरी। एक तो आप स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस दे रहे हो महीने भर रिहर्सल के बाद, दूसरा अभी प्रेजेंट टाइम में जब हम बड़े सेट पे जाते हैं। ऐसा होता है कि पिछली बार जो किया हुआ है उससे बेटर करना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि पुरखों ने, बुजुर्गों ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं। हम लोग कुछ नहीं है उनके सामने। जो कर रहे हैं उन्हीं को देख के, उन्हीं से इंस्पायर होकर ट्राई मार रहे हैं। एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाइए और करते जाइए। एक होता है फुल स्टॉप, एक होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क में मेरे को बड़ा रहस्यमयी चीज़ लगती है एक्सक्लेमेशन मार्क। मैजिकल रियलिज्म पसंद है, तो इसके कारण मतलब वो एक्सक्लेमेशन मार्क वर्ड जो है उसके हाथ पांव भी दिखाई देते हैं, और वो क्या क्या और इमोशन लेके बैठा है हर वाक्य के जब आगे लगाओगे तो वो ये डाउट का शायद है ना, या विस्मयादिबोधक भी कहते हैं हिंदी में। तो ये इसलिए मेरे को बहुत क्योंकि सारी ही चीज़ें, सारी ही जो चुल है मतलब कुछ क्रिएट करने की, कि भाई 6 महीने पहले कुछ सोचा, किसी दोस्त को बताया और 6-7 महीने बाद वो चीज़ कर ली, रिलीज भी हो गई, ये तो बहुत बड़ी बात है। गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाए किसी को मतलब। कैमरा के सामने आना उतना प्रेफर क्यों नहीं करते? व्हाई डू यू प्रेफर स्टेइंग बिहाइंड द सीन्स? थकावट भरा काम है और फ्रीडम चली जाती है, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं वैसे ही प्रेफर नहीं करता। और अब तो बिल्कुल नहीं करता क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बड़ा हो गया। मुझे ना एक्टिंग बहुत पसंद है। हाँ, एक्टिंग बहुत पसंद थी, मतलब जब तक मैं नहीं जानता था कि डायरेक्टर कुछ होता है, राइटर कुछ होता है, ऐसा जब सब नहीं पता था कि मुझे फिल्म देखता तो एक्टर ही दिखता है, एक्टर ही जानता था, तो एक्टिंग कर कर बताता भी था। एक्टिंग मुझे बहुत पसंद थी। तो अब कैमरे के सामने ना हूँ, पहले तो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ थी मेरी कि मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, ये नहीं, वो सब जो भी बच्चों की तरह। लेकिन मुझे सबसे बढ़िया प्रोसेस लगता है नरेशन का। एक फिल्म में एक एक्टर एक ही एक्टिंग कर सकता है, डायरेक्टर सबकी कर सकता है, एटलीस्ट सुनाते वक्त तो, या जी सकता है। मुझे लगा इसमें तो ज़्यादा बढ़िया एक्टिंग, मुझे किसी से वो नहीं चाहिए, मुझे मज़ा आता है। क्योंकि मेरे घर वाले भी ऐसे थे, चाचा वाचा भी बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे वो, मतलब मेरे घर में लोगों की आदत है कि कोई उनके पास आएगा तो वो
कोई ऐसा सैड कहानियां नहीं बताएंगे। वो चाहते हैं कोई हमारे घर आए तो वो हंस के ही जाए। हमारे घर वाले ऐसे हैं कि वो अपना जरूरी काम छोड़ देंगे बात करने के लिए। आप हो वैसे? हाँ मैं हूँ, मेरा तो काम ही है बात करना, लेकिन मुझे मजा आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ, उसमें ज्यादा मजा आता है। मैं भी बहुत पहले फेसबुक वगैरह पे लिखता था पॉलिटिक्स पे, मूवीज पे, तो मुझे फिर बाद में समझ में आया कि वो खून गर्म था झूठे ही। कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, वो कुछ उससे नहीं होता है। और मैं सच में बता रहा हूँ कि अगर मैं सोचूं कि मैंने कुछ प्लान किया और फर्रे बनाए और तो इन्वेंट कर दिया, नहीं भाई, मजा आ रहा है मेरे को तो मैं कर रहा हूँ, उससे पैसे बन जा रहे हैं तो कमा ले रहा हूँ, घर चल जा रहे हैं तो मजा ले रहा हूँ। ऐसे मुझे पता नहीं था कि मुझे वो राइटर वाइटर बनना, मतलब 2017-18 तक नहीं पता था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर जर्नलिज्म ट्राई किया, जेएनयू का फॉर्म भरा, आईएमसी भरा, सब कुछ भरा। मेरे घर वाले देखेंगे गुस्सा करेंगे, मैंने बीएचयू का भी फॉर्म भरा, 3 बार भरा। तो मैं सिर्फ इसलिए भरा कि वहां जाके बड़ी टॉकीज में फिल्म देखूंगा। तो मैं लखनऊ और बीएचयू गया हुआ था, पेपर मैंने नहीं दिया था, मैं फिल्म देख के चला आया था। सॉरी मम्मी पापा। सबसे डिफिकल्ट चीज क्या लगती है आपको टैकल करनी? सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट तो वही है, मतलब आइडिया, मतलब लोगों को पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा, क्योंकि वो तुक्का है। सबसे डिफिकल्ट तो लगता है लिखना, राइटिंग। सोचना अच्छा लगता है, लेकिन लिखना बहुत ही पेशेंस बहुत चाहिए उसमें। जब लिख चुका, वाह भाई फिर उसके बाद ऐसे बन गया ना, और एक बार एडिट हो गई और वो डल गई। डलने से पहले तक मुझे एंजाइटी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद नहीं होती है। सिनेमा क्या है आपके लिए? मैं ये नहीं बोलूँगा मोहब्बत है, प्यार है या ये सब सारी चीज़ें। मीडियम है एक लोगों तक पहुंचने का, होप है। ये तो फैक्ट है ही कि भाई बहुत सारी आर्ट फॉर्म का मिश्रण है। समाज में जो चल रहा है उसको पोर्ट्रे करना है, अच्छे से करना है, धड़ल्ले से करना है, बिना किसी हिचक के। मुझे लगता है कि सिनेमा शायद वो आदमी शायद नहीं बना पाएगा जो एक चीज़ में बहुत अच्छा है, उसको बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अच्छा होना पड़ेगा, है ना। म्यूज़िक का सेंस से लेकर मतलब फ्रेम के सेंस से लेकर, और लोगों के हाव भाव, उनको लोगों में बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, और लोगों की सराउंडिंग में बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलके शायद सिनेमा बनाते हैं। और हाँ, एक मेन बात, टाइम और स्पेस बहुत मैटर करता है, यही सारा कॉन्टेक्स्ट है, तो यही सिनेमा है, मतलब शायद। अब क्या है सिनेमा जो आज के टाइम में ऐसा लगता है कि अभी जो चल रहा है मेरे उसमें, कि जो भी कहानी सोचा है उसको बना लूँ और मुझे खुशी मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है सिनेमा एक एंटरटेनमेंट पर्पस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें आप अपना आर्ट भी डालो, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, आपका जो थॉट है वो डालिए, बट एट द एंड सिनेमा ऑडियंस के लिए बन रहा है। मेरे को सिनेमा की बातें करना बहुत पसंद है। मेरे से बातें करवा लो जितनी मर्जी आप, और बातें भी एज इन मतलब मेरे को सुनना बहुत पसंद है कि अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपको किसी चीज़ के बारे में पता है और अगर मेरे को उस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो मैं तो सुन सकता हूँ सारा दिन, और मैं सारा दिन बात कर सकता हूँ इस चीज़ पे, चाहे वो अच्छी फिल्म है बुरी फिल्म है। क्योंकि मेरे लिए वो मेरे को शुरू से ही था बचपन से कि फिल्म के लिए ही कुछ करना है, चाहे मैं किसी भी तरह से करूँ। आपने बोला जैसे कि कंटेंट क्रिएशन और सिनेमा हो सकता है डेफिनेशंस में अलग अलग हो, बट वो उसका एक हिस्सा है जिसमें म्यूजिक भी है, जिसमें एक्टिंग भी है, जिसमें मतलब जो भी विजुअल इफेक्ट्स हैं और वो सारी चीजें सब कुछ उसमें मिला हुआ है। बेसिक तो यही है ना, विजुअलाइजेशन, और या लिख रहे हो आप, कैरेक्टर बना रहे हो। एक ही पेड़ है, ऐसे देखोगे तो एक रील जो है उस पेड़ की एक टहनी है, फिल्म वो पूरा पेड़ हो सकता है, लेकिन आप विजुलाइज कर तो रहे हो रील को भी। बेसिक तो वही है। जब आप फिल्म इंस्टीट्यूट में भी जाओ किसी, तो पहला वो 6 फ्रेम ही सिखाते हैं। हाँ, बस ये है कि फॉर्म अलग अलग है उसके, मतलब चीज एक ही है वो। मुझे ऐसा कुछ ज्यादा अंतर नहीं लगता है, क्योंकि मैंने तो हर तरीके की राइटिंग की है। मुझे समझ नहीं आता था पहले कि ये राइटिंग अलग हो, तो बाद में धीरे धीरे समझ आ रहा हूँ। मैंने तो मोटिवेशनल स्पीकर के मोटिवेशन वो भी लिखा है, वीडियो भी लिखी है। तो मैं जिससे पहले मोटिवेट होता था, बहुत साल आने के बाद मैं उन्हीं की मोटिवेशन स्पीच मैंने लिखी हुई है, तो वो भी स्कैम मुझे पता चला। बेसिकली मैं सही बताऊँ ना, तो हम काम ही कर रहे हैं, है ना। मोटिवेशन वही होता है कि आज क्या जाना है, आज क्या नहीं जाना है, इतना दिमाग में आता नहीं है, पर ये है कि समाज जैसा है वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। बचते हैं किसी चीज से? बचता हूँ राजनीतिक विचार, क्योंकि वो बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे हो जाता है कभी कभी। हो सकता है बहुत लोग मेरे से डिसएग्री करें, लेकिन मुझे लगता है कि सोसाइटी रिफॉर्म का एक बहुत अच्छा टूल है। जो आपकी फिल्में देखते हैं उनको नई दिशा दे सकते हो, कुछ सिखा सकते हो जो आपने अपने जीवन में सीखा है जितना भी। हमने प्लान किया था एक डॉक्यूमेंट्री, हम अपने गांव में शूट करने गए हुए थे,
तो धीरू जो हमारी टीम में है, धीरेन्द्र, वही उसको डायरेक्ट कर रहा है। फ्रीडम फाइटर्स पे डॉक्यूमेंट्री है। मेरे परनाना जो है, मेरे मम्मी जी के दादाजी पंडित दयाशंकर तिवारी, वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनके ऊपर हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो उसमें हमने एक नुक्कड़ नाटक सोचा हुआ था कि बच्चों से, वहीं गांव के बच्चों से जो नॉन एक्टर्स हैं, उनसे हम नुक्कड़ नाटक करवाएंगे। तो वो नुक्कड़ नाटक करने के लिए हमने 5-6 दिन उनकी एक्टिंग की तैयारी करवाई खूब सारी। वो डॉक्यूमेंट्री का शूट खत्म होने के बाद मुझे कुछ लोगों ने अपना अनुभव बताया कि बच्चे जो हैं हमारे, वो हमसे झगड़ा कर रहे हैं और हमसे लड़ रहे हैं कि हमें भी थिएटर करना है, हमें भी एक्टिंग सीखनी है, क्योंकि वो 5-6 दिनों की प्रोसेस में उनको बहुत मजा आया। तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब अगर शुरू से ही किसी स्किल के प्रति अगर रुझान बच्चों का बनाना है तो उनको उन एक्टिविटीज में डालना पड़ेगा। जब तक वो करेंगे नहीं, तब तक उनको मजा नहीं आएगा और उनको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। कभी थकते हैं विशाल भाई? नहीं, मुझे याद नहीं है कि मतलब ऐसे ज़हनी तौर पे अगर थकावट बोले, शारीरिक तौर पे तो हाँ ठीक है, थकावट हो ही जाती है, बट ज़हनी तौर पे तो नहीं, क्योंकि जो चीज़ें करनी है दिमाग में वो पहले से हैं, उसके लिए प्लान है, तो चल रहा है मामला। ज़हनी तौर पे आप शायद तब थक जाते हो जब आपके पास प्लान नहीं होता। एकदम परफेक्ट टीम मिलना सबसे बड़ा स्ट्रगल है। पर्सनल डेवलपमेंट में ऐसा कुछ बहुत स्ट्रगल हुआ है और ऐसा कुछ उखाड़ भी नहीं लिया है कि अभी, हो सकता है आगे बहुत सारे स्ट्रगल होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन मतलब आप उनको इग्नोर ही करो, ऐसे हैं ही भी, है भी नहीं। मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब महसूस नहीं हुए, हो सकता है हुए होंगे। प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ओके चिल, पिक्चर देखो, खत्म बात। पर आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत लोगों का दिन बनाता है। द पीपल हु आर हार्ट ब्रोकन, दे स्विच टू कॉमेडी दैट यू गाइस क्रिएट। शायद दुखी नहीं भी हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी स्विच कर रहे हैं आपके चैनल पे। रिकग्नाइज तो कर ही रहे हैं, चलिए वो तो आता ही है उसके साथ, पर वो काम इस कदर पसंद किया जा रहा है कि घर घर में वो चेहरे पहचाने जाते हैं। एंड यू लाइट पीपल अप, यू मेक देम हैप्पी। आपको नहीं लगता कि ये कह देना कि ये सब करने के बाद भी कि हमने किया ही क्या है ऐसा, वो थोड़ा अनफेयर है खुद के साथ? ये तो है, ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। या मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ नया कर रहे हैं, पहली चीज तो ठीक है, ये चीज होती आ रही है। मतलब ये आप चाहे चैपलिन के टाइम पे देख, मतलब कॉमेडी तो बहुत पुरानी है ना, हम सोच ही नहीं सकते कितनी पुरानी है। और हम किस चीज से कॉमेडी निकाल रहे हैं? अपनी सोसाइटी से निकाल रहे हैं, जो कि होती आ रही है। बहुत सारी चीजें आज भी नहीं बदली, कितनी तमाम पुरानी किताबें हैं, आप देख लीजिए, आज भी रेलेवेंट है, आज भी प्रासंगिक है कि हाँ अच्छा, अभी भी जो पहले लिखा गया था अभी भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं, 9 रस जो गिन के बताए गए उसी में सारी चीजें घूम रही हैं, वही हो रहा है, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। बस आप एक फॉर्मेट ले रहे हो, उसमें आप वो चीज कह रहे हो, खत्म बात। हाउ डू यू सी पीपल नॉर्मलाइजिंग और स्टिग्मेटाइजिंग मर्दों का रोना? बस वो कहने का है कि मर्द नहीं रोते, हर कोई रोता है, बस सबके सामने नहीं रो पाता। आ रहा है तो रो दो, नहीं भी रोना रहा तो मत भी रो। ऐसा फोर्स भी नहीं है कि रो दो, और रो दिया तो सोचो मत कि अरे मैंने रो दिया। मतलब जज मत करो। मुझे भी ऐसा कि शायद मैं अगर सबके सामने रोऊंगा तो मुझे लगेगा कि लोग क्या बोलेंगे। मुझे पता है क्या लगता है, मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी के सामने रोऊंगा तो सामने वाला यार जज करेगा, यार कैसे रो रहा है जो कि गलत चीज है, बिल्कुल गलत चीज है। थोड़ा तो होता है, मतलब हम उस तरह की सोसाइटी में बिल्डअप हुए कि नहीं रो क्यों रहा है, और तो ऐसा क्यों रो रहा है, औरत है क्या रो रहा है, या कुछ भी ऐसा किया वैज, तो मतलब वो चीज़ गलत है। रोना तो एक इमोशन है, सबके पास है और सबको रोना चाहिए। मैं बच्चों को पढ़ाता था कि लड़के, मतलब वो छोटे छोटे कार्टून फिल्में दिखा के और नाटक खेल के कि लड़के रो सकते हैं, लड़कियां हंस सकती है। भाई जिसको लगेगा वो रो देगा, जिसको नहीं लगेगा वो नहीं रोएगा। कंडीशनिंग वाली तुम्हारी बात वही है कि प्रोग्रामिंग हुई है जिसकी, जैसी वो धीरे धीरे बदल रही है, हो सकता है इवॉल्व हो जाए। लेकिन ये भी मैं तय बात मान रहा हूँ कि बहुत ज्यादा उस तरफ अगर बढ़ भी गया आदमी तो फिर घूम फिर के फिर वहीं स्ट्रांग होने की तरफ फिर बढ़ेगा। अगर आप ये बोल रहे हो कि सोसाइटी बोलती है कि महिलाएं ज्यादा रो रही हैं, लड़कियां ज्यादा रो रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मजबूती की तरफ भी बढ़ रही हैं। वो एक दिन मजबूत हो जाएंगी, फिर उनसे सवाल पूछा जाएगा कि तुम क्यों नहीं रोती। वो ये चक्र है भैया। हाँ। आखिरी बार कब रोए थे? 4 या 5 महीने पहले। रोए तो काफ़ी टाइम हो गया। सेंटी तो नहीं होता हूँ मैं घर पे था, मम्मी पैकिंग वैकिंग कर रही थी आने के लिए नोएडा। मतलब उनकी उम्र भी 55-60 के लगभग हो रही है
और उसी डेडिकेशन के साथ बैग पैक कर रही हैं, दही ला रही हैं, चीनी ला रही हैं, सब कुछ सारी चीज़ें वो से मतलब वो देख के कि यार ये औरत 60 साल इतने कॉम्प्रोमाइज़ेस कर लिए, पहले हमें जौनपुर में पढ़ाया, फिर अब गांव में दादा दादी की सेवा और मतलब उनके दोस्त सर्कल भी छूट गया जो भी जौनपुर में था। गांव में कौन है, किससे बात कर रही हैं, कौन बात करने के लिए, दीवारें हैं, फ़ोन है। दादी भी बूढ़ी हो चुकी हैं, घर से निकल भी नहीं पाती क्योंकि एक दिन गई तो दादी की रोना पीटना शुरू की, हमारे पतो घर ही लिया हुआ, वो सब सारी चीज़ें। और कहीं घूम नहीं पाई, कहीं जा नहीं पाई। ऑटोमेटिक वाली सीढ़ी पे वो लखनऊ में एक बार चढ़ी तो उनको इतना मज़ा आने लगा, फिर से नीचे उतर के फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो मतलब कितना कुछ देखना बाकी है और मैं कब दिखाऊंगा। तो वो सब सारी चीज़ें सोच के थोड़ा सा एक दिन उसी दिन हो गया। तो मम्मी भी परेशान, क्या हो गया, कोई दिक्कत, क्या बताएं अब। मैं ऐसी यार अभी शायद ये देखी मैंने एक फिल्म रेट्रो देखी थी, जबकि उसमें ऐसा कोई इमोशनल कुछ एंगल है नहीं, बट वो इतनी बेहतरीन वो क्राफ्ट। सुबह सुबह मैं उठा हुआ था, अभी हाल फिलहाल मतलब 2 महीने पहले की बात है, सुबह सुबह एकदम उठा हुआ था, सुबह उठते ही मैंने वो पिक्चर लगा ली। क्या बेहतरीन अद्भुत क्राफ्ट। आधे के बाद कुछ ऐसा था कि एक फाइट सीक्वेंस था शायद, और स्लो मोशन में वो हीरो आता है और भोजपुरी ओरिजिनल फिल्म में भोजपुरी म्यूजिक डला हुआ है, वो भोजपुरी म्यूजिक बजता है, और वो क्या अद्भुत क्राफ्ट। वो देख के वैसा हुआ कि हाँ, खुशी के आंसू होंगे शायद वो, बट हाँ वैसा था। और पता नहीं यार, ऐसा तो याद भी नहीं है। मतलब मूवी में भी देख के रोना आ जाए तो वो अलग बात है। याद नहीं है आखिरी, मतलब मैं रो देता हूँ जनरली, मतलब जब भी मैं गुस्सा किया है मैंने इन दोनों के ऊपर, मम्मी के यार या श्रेया के ऊपर जब भी चिल्लाया है, गुस्सा हो गया हूँ तो मैं रो दिया हूँ, थोड़ा सा तो रोया ही हूँ, लेकिन मैं सॉरी नहीं बोला हूँ भाई, मेरे से नहीं बोला जाता सॉरी। मतलब मैं फील कर रहा होता हूँ कि मैंने गलत किया है या गलत बोल दिया, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ। मैं बोलना चाहता भी हूँ। चाहते हो? हाँ चाहता हूँ, सच में चाहता हूँ मम्मी, ये सब। मैं लास्ट टाइम शायद अपनी शादी में रोया था, अभी रिसेंट की बात करें तो। उसके अलावा कब मैं रोया था? मैं तो रो जाता हूँ, मतलब 2-3 महीने में रो जाता हूँ। या तो मैं अपने माँ को पकड़ के रो सकता हूँ, अपने बाप को पकड़ के रो सकता हूँ, दोस्त को पकड़ के रो सकता हूँ। उतना भी बूता जो है अपने अंदर लाना पड़ेगा। एक ये भी रीज़न है कि मैं इस मोमेंट को अपने साथ जीना चाहता हूँ, ये भी है। जिनको कांस्टेंट ट्रैवल है और वो सब जो करता रहता हूँ, तो बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें दिखती रहती है, तो मैं तो अनजान के सामने भी रो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। और जो स्टिग्मा अटैच्ड है आदमियों के ना रोने पे कोई स्टिग्मा विग्मा, और ये बहुत ऐसा नहीं है ये कि ये अभी नए कहीं बाहर पढ़ लिए या कोई चले गए तो ये सब आया। ये शुरू से ही लगता है कि क्या है, मतलब रोने से तो बहुत हल्का लगता है, तो क्यों ना मतलब रोया जाए अगर आ रहा है तो, वो वाली बात। पर ये मोमेंट मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। पर रोना बहुत बढ़िया बढ़िया थेरेपी है, बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया। मतलब हर 1-1.5 महीने में तो एक बार वो बढ़िया वाला रोना 3-4 महीने पहले हुआ, तो वैसे तो चलता रहता है। आई थिंक मैं ज़्यादा रोता नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सप्रेस करता हूँ इमोशंस को, बट हाँ ज़्यादा रोता नहीं हूँ। आदतन मैं रोता कम हूँ, बहुत कम लोगों के सामने रोता हूँ और कम रोता हूँ। वैसा जीवन की इमोशनल मोमेंट आते रहते हैं, बट हाँ ठीक है, उसको कर लेते हैं मैनेज, बट ऐसे पब्लिकली वैसा हो नहीं पाता मेरे से। मेरा बड़ा भाई सिर्फ बड़ा भाई नहीं है, मैं अपने पिता के जैसे उनको देखता हूँ। नहीं मतलब ऐसे सामने से तो कभी भैया को बोला नहीं कि मेरे लिए आप क्या हो। कुशल के लिए ये है कि सीखो और सीखो, खूब सीखो, और अपने से सवाल ऐसे ही करते रहो, जैसे हो वैसे बने रहो, बदलना नहीं है। और सारी चीज़ें जो हुई भी उसमें सबसे बड़ा हाथ बड़े भाई का ही है ना। वो होता ना ये सब सारी चीज़ें मैनेज होती। कि मैं बनारस में थिएटर कर रहा हूँ, महीने पैसे आ जा रहे हैं, कि मेरी जॉब लगी एमकॉम के बाद। उन्होंने बोला जॉब करने के लिए ये सब कर रहे थे इतने दिन से। या फिर मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो बदलाव आए, कहानियाँ पढ़ी, किताबें पढ़ी, साहित्य पढ़ा, वो सब कुछ भैया के कारण। क्योंकि भैया पढ़ते थे, उनको देख के एक होता है ना कि बड़ा भाई के जैसा बनना है। फिर मेरे निजी जीवन में भी जो जो परेशानियाँ चलती वो सॉल्व करने का मतलब सबसे बड़ा। और मेरे ही नहीं, मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं सब सॉल्व करने के लिए विशाल दुबे के पास जाते हैं। तो भैया का सपोर्ट हमेशा रहा। जॉब करना, घर परिवार संभालना, मुझे संभालना। एक बड़ी समस्या है हमारे यूपी बिहार में कि 2 भाइयों के बीच में बातचीत नहीं होती। मैंने अमूमन देखा है। मेरे नाना जी 5 भाई हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर ऐसे कभी साथ में बैठ के बात करते हुए मैंने नहीं देखा।
मेरे घर में भी 3 भाई थे, उस तरीके से बात करते हुए नहीं देखा। पर बात होनी चाहिए। इस मिथ को तोड़िए कि क्या कहते हैं कि बड़े भाई हैं, कैसे बात कर सकता हूँ, क्या हो सकता है। दोस्त की तरीके से रहिए। आपका जीवन और सरल हो जाएगा और सहज हो जाएगा। मम्मी पापा के लिए कुछ कह तो पाए नहीं होंगे, आज कह दो। वो नहीं तो अस्तित्व ही नहीं वैसा है। बोलूँगा आई लव यू यार, थैंक यू, हमेशा सपोर्ट किया आपने। थैंक यू, क्योंकि सामने से नहीं बोला कभी। कमाल के लोग हैं, कमाल के। बहुत सीधे साधे लोग हैं। आप लोग बहुत यार ऑकवर्ड हो जा रहा है। उनसे तो कॉन्स्टेंटली सीखते हैं, है ना, कि पर उनको बहुत कुछ सिखाना भी चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छे से पाला हमको और बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा दिया। और बहुत मुश्किल होता है अकेले पालना, बट मम्मी का, भाई बहन का, दोनों ने, मतलब 3 लोगों ने, मैं आई रेज्ड बाय माय सिस्टर एंड माय ब्रदर एंड माय मदर, तो बहुत अच्छे से पाला आप लोगों ने। देखो आज बैठा हूँ खबर गाँव के इंटरव्यू में। थैंक यू। थैंक यू। मम्मी पापा चिंता मत करिए, मैं हूँ। आई लव यू। कभी बोल ही नहीं पाया आई लव यू मम्मी पापा को। थोड़ा जोर से बोल दो। आई लव यू। बहुत ज़्यादा समय देना चाहिए मुझे। मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मतलब जितना सपोर्ट करा है बेसिकली मेरे को। मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। जो भी आपने दिया है उसको आगे बढ़ाएंगे, और जो भी आपने सिखाया है उसी रास्ते पे चलेंगे, ये आपसे वादा। माता पिता का हमेशा सपोर्ट रहा। हार्श या स्ट्रिक्ट रहे हो एज अपोज टू यू, या दोनों के लिए नहीं, इक्वली वो रहे? जो एक टाइम आता है, और उसमें मैं किसी भी माता पिता का दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चे जो हैं वो सेटल हो जाएं, बस उनका मेन डिमांड यही होता है। हम किसी चीज़ में 3-4 साल लगातार वही करते रहेंगे ना, तो बड़ों को भी लगता है कि अच्छा ये इसका बाल मन नहीं बोल रहा है, इसको सच में ये करना है। तो मैं अपने डैडी को यही बोलना चाहूँगा, एट द एंड आपको भी घूम के कहीं ना कहीं फिल्मों में ही जाना था। उनको भोजपुरी फिल्मों में ट्राई करना था, कैमरा उमरा लेके उस टाइम घूमते थे। आया आपकी ही जीन से है, तो अंदर वो चीज़ें हैं। आपको कई चीज़ें रोकी, आप नहीं कर पाए, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा इसको अचीव। बस थोड़ा सा भरोसा दीजिए और साथ रहिए। बहुत इवॉल्व्ड पाता हूँ मेरे माता पिता को। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपना जैसा जीवन जी रहा हूँ इतना फ्रीली जी पाऊंगा। मतलब आखिर में तो मेरी मर्जी चल रही है ना। बहस होती है हमारी, बहुत हर तरीके की बहस हो सकती है, इसमें कोई गुरेज नहीं है, उनको भी कोई गुरेज नहीं है। शायद यही इवोल्यूशन है, मतलब कि पहले पिता के सामने कोई बात नहीं कर सकते, माँ के सामने फिक्स बात कर सकते हैं, लेकिन हम तो हर तरीके की बात करते हैं। मतलब, और इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे सहमत हो, पर कम से कम बात तो कर पा रहे हैं सारी। इतना स्पेस उन्होंने दे दिया उनकी कंडीशनिंग के इतर भी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। वही हूँ ना, पंजाब से हूँ और ऊपर से मैं बनिया हूँ, तो सभी को होता है कि यार बिजनेस करो, काम करो, पैसे। तो उन्होंने सपोर्ट जो दिखाया उसके लिए थैंक यू। मैं उनको बहुत सारी किताबें गिफ्ट करता रहता हूँ, पापा को खोल के देखते भी नहीं है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड पूरा पढ़ लेंगे, भले ही वो उस किताब से लंबा हो। कि जैसे मुझे कभी याद कर रहे होते हैं ना, तो वो डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, मिस कॉल मारेंगे मुझे। तो मिस कॉल मारेंगे तो मैं उनको जब कॉल करूंगा तो वो कहेंगे अरे वो गाड़ी चला रहा था, ऐसे लग गया, हाँ बताओ खाना वाना खा लिए। तो बात करनी है, पर एक पापा भी है ना, डैडी हैं, तो उनको अपना वो भी दिखाना कि मैंने क्यों नहीं फोन करूंगा, तुम करो सामने से फोन। तो अंदर से बचपन से डर है, तो इसलिए नहीं कर पाते हैं। अगर कुछ अच्छा लगता है मेरे बारे में तो आके मुझे बोलिए, मम्मी को जाके बोलते हैं। मुझे डायरेक्ट बोलेंगे तो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा। आता मेरे पास ही है, मम्मी को बोलेंगे, फिर मम्मी मेरे पास लेके आएंगी, पर इतना घूम के आता है, ऐसे डायरेक्ट फ़ोन कर लिया करिए, बढ़िया लगता है। माता जी का बड़ा वो है कि माता जी तो कभी निकल ही नहीं पाई, पिताजी तो फिर भी आ जाते हैं, घूम लेते हैं, वो तो कभी नहीं। मतलब पढ़ाई हुई हमारी, हम जौनपुर में रहे, उसके बाद फिर गांव चली गई दादा दादी की सेवा के लिए, और अब दादी हैं, दादी बहुत बीमार हैं, तो वहीं घर पे ही हैं। मतलब मेरी माँ ने खुद को ना सोच के परिवार को सोचा। मतलब ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी अपने बारे में सोचे ही ना। घर पे जाता हूँ तो यही सब नोटिस करता रहता हूँ कि मतलब दिन भर वो औरत अपने लिए जी ही नहीं रही हैं। मम्मी को ऐसा लगता है मैं टाइम कम दिया है मैंने, जब से मैं मतलब मैं बीएनए गया था पढ़ाई के लिए 2019 में। उसके बाद से मैं घर पे टिका ही नहीं, 2025-26 आ गया अब, तो मैं कभी टिका ही नहीं, इतने सालों में घर पे टाइम दे नहीं पाया हूँ ज़्यादा। अब कोशिश करूँगा कि उनको टाइम दूँ, क्योंकि वो भी अकेली ही फील करती होंगी शायद, क्योंकि आई हैव लॉस्ट माई फादर वे बैक, लाइक मतलब जब मैं 3rd या 4th क्लास में था। तो मुझे अब फील होता है कि यार शायद ये बहुत अकेला फील करती होंगी, बताती नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं
डिस्कनेक्टेड हो गया हूँ, पता नहीं क्यों हो गया हूँ, बट वो वापस कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा मैं कि हाँ, थोड़ा उनसे कम से कम अपनी माता जी से थोड़ा कनेक्ट रहूँ। किसी इंसान में कुछ खूबियाँ होती हैं, तो क्या कि मम्मी ये चीज़ आप में देखता हूँ तो बहुत कुछ सीखता हूँ, हार बहुत न अच्छा मानना, लगता है। हार न मानना, हार न मानना। सबसे बड़ी चीज़ तो उनके अंदर यही है कि उम्मीद हमेशा बना के रखना कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। वो भरोसा प्रगाढ़ है उनको, अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना उन्होंने सिखाया है कि अगर आप किसी इंसान पे ट्रस्ट करते हो और क्या कहते हैं जवाब में मतलब वो सामने वाला इंसान जो है वो खुद ब खुद अच्छा होता जाएगा आपका प्रेम देख के। हमेशा आज़ादी देना बच्चों को, कभी बांध के ना रखना, हमेशा हर एक चीज़ में सपोर्ट करना कि तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। कुछ भी करो, नाटक करो, एक्टिंग करो, तुम खुश हो बस, बात ख़त्म। हालांकि मेरी माताजी ज़्यादा पढ़ी नहीं है, पर मैं अपने पूरे जान पहचान में जितने भी औरतों को जानता हूँ, जितने भी लोगों से मिला हूँ, उन सबसे ज़्यादा लिबरल बोला जा सकता है तो मेरी माँ ही है। आप लोग नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं होता। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए और लगातार करते रहने के लिए। हमेशा आपको प्राउड फील कराऊंगा और एक बेहतर लड़का बन के निरंतर सीखते हुए चीज़ों को आपके सामने खुद को रखूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद बोलना भी कितना मम्मी पापा को वो लग रहा है कि मम्मी पापा को कभी थैंक यू तो बोला ही नहीं। बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों से और बहुत मिस करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कब आप मेरे साथ रहें बाहर जहाँ मैं रहता हूँ। मेरे जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दादा दादी का जो वो है वो बहुत बड़ा हाथ है कि मैं इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ। कुशल ने आपके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से बात की कि उन्होंने अपना अटैचमेंट भी बहुत मुखर होकर बताया कि हाउ अटैच्ड ही इज़ टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। दादू दादी दोनों एक हैं, एक नहीं हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? दादा के लिए तो यार ये है कि कहानियों को बुनना, कहानियों को समझना, कौन सी कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है। मुझे लग रहा है कि वो दादाजी से शुरू हुई। मस्त आदमी थे, मस्त आदमी। मतलब तमाम पौराणिक कथाएं और मेरे तमाम जिज्ञासाओं का जवाब उन्होंने दिया है। और वो इतने अच्छे व्यक्ति थे कि उन्होंने पैसे का कभी मोह उनको नहीं रहा। नैतिकता के तौर पे उन्होंने बहुत मजबूत किया, बताया कि कौन हीरो है और कौन गलत कर रहा है। खाना खाते थे तो तारीफ, मैंने बहुत कम मर्दों को देखा है जो तारीफ करें। मेरी मम्मी इसी बात से खुश रहती थी कि मैं कुछ भी बना दूं, दादा क्या तो खाना बना, डेली तारीफ करते थे वो खाने की। बहुत 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 अच्छे, बहुत नेक आदमी। मतलब मैं वही सोचता हूँ कि जिस उम्र में वो उन्होंने पूरा परिवार संभाल लिया और मैं उस उम्र में डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे मिंत्रा से कौन सा जींस ऑर्डर करना है। अभी थोड़ा थोड़ा भी भले ही हम कुछ कर पा रहे हैं, वो देख नहीं पाए, उससे पहले उनकी डेथ हुई। मतलब वो मलाल रहता है। और दादाजी को पैरालिसिस अटैक फिर से आया था, वो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में और मैं बीएनए में था और पिताजी अकेले थे। भैया की जॉब लगी थी नई नई, मैं वही केयर टेकर टाइप, मतलब कि साथ में आईसीयू में बैठने के लिए पूरे दिन। मैं एक किताब लेके गया था, किताब थी अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा की। किताब में जो जो चीज़ें हो रही थी वो मेरे व्यक्तिगत जीवन में साथ में चल रही थी। उसमें भी पैरालिसिस अटैक आता है, इधर भी सेम चीज़ें रहती है। उसमें भी वो आदमी सेवा करने के लिए एक जंगल में एक वहाँ पे जाता है और मैं भी बीएनए से यहाँ आया हूँ और मेरे दादा थे। मतलब मैं वैसे कोरिलेट कर रहा हूँ। किताब के एंड में किरदार की डेथ होती है और दादाजी मतलब अगले ही दिन उनकी भी डेथ हो जाती है। तो उस तरीके से तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं नहीं कर पाया, लेकिन अभी कुछ कुछ चीज़ें कर पा रहा हूँ तो मैं उनको दिखाना चाहता था, बट वो नहीं कर पा रहा हूँ। दादी को पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बट ठीक है, मतलब उन्हीं की देन है। कुल मिला के ऐसा है कि हाँ। मेरे दादा ऐसे थे कि मैं अपने पिताजी के साथ क्रिकेट कभी नहीं खेला, पर दादाजी के, मेरे दादा स्पोर्ट्स प्लेयर थे, हॉकी खेलते थे। हाँ, रेलवे में उन्होंने जॉब भी की, वो लोको पायलट थे। तो वो मस्त बॉलिंग देते थे, मैं किट विट लगा के, और वो फास्ट बॉलिंग देते थे, मैं बैटिंग करता था। दादी के साथ अलग, दादी का ह्यूमर बहुत कमाल का है, इमोशन गजब का है। वो मतलब ऐसे चुटकियों में रोती हैं, चुटकियों में हंसती हैं। और दादा दादी की वो लड़ाई जो है आपस में, दादा के साथ सोना और वो उनकी कहानियाँ सारी
महाभारत रामायण की, और फिर रिकैप दे के पिछले दिन क्या सुनाया था उससे क्या सीखा, ये सब सारी चीज़ें। दादी के साथ सो रहे हैं जिस दिन, तो वो लोक कहानियाँ जो चल रही हैं, कौआ हकनी और ये सब सारी चीज़ें बहुत मिस करेंगे लोग। हम लोग आखिरी जनरेशन है, मुझे ऐसा लगता है। मैं क्या सुनाऊंगा? मैं दादा अगर बना तो क्या सुनाऊंगा? हाँ, और हो सकता है बदलाव बहुत सारी चीज़ें हो जाएं। बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पे फॉलोवर इतने हो गए थे 10 के 12 के इस उम्र में। तुम क्या कर रहे हो? मैं ही एक था जो उनके पास 18 साल तक मेरा जो है बचपन उनके साथ बीचा है। उन्होंने पूरा मुझे टाइम दिया है। तो सोने से पहले वो ऐसे, हम लोग ऐसे खटिया होता है, खटिया पे लेटे रहते, तो वो मुझे रामायण सुनाते थे। आंख ऐसे ऊपर होती थी हमारी, तो मुझे ऐसे वो पूरे आसमान पे वो दिखे, तो फिर रामायण सुनाया, महाभारत सुनाया, फिर अगले दिन पूछें कि कहाँ तक जानते थे, फिर उसके बाद अगली वहां से शुरू करें। और दूसरी चीज, मतलब बहुत ऐसा हीरो टाइप है मेरे लिए वो फैमिली के लिए। बहुत जिंदगी भर से वो मतलब पूरा पूरा जीवन काट दिया उन्होंने। सब एक एक आदमी के बारे में सोचते हैं। वो बहुत गुस्से वाले भी हैं वैसे तो। मुझे जो कुछ भी ऐसा मिल सा रहा है, तो मुझे लगता है कि सब उनके ही ऐसा कुछ, हाँ, पुण्य काम है उनके। मतलब पाप करते हुए उनको देखा नहीं मैंने। और अभी कैसा रिएक्शन है आपके काम को देख के? अभी तो बहुत रोते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जिंदगी भर रोए नहीं तो उनको रोता आ जाता है। मेरी शादी भी हुई तो मेरी वाइफ को देख के रोने लगे, और हमें देख के मेरी बहन की शादी हुई, बहन वापस आई, उसको देख के फिर शादी में रोने लगे। हम लोग तो हमेशा डरे हैं उनसे। अगला है तो इंसान ही ना हाँ, सूर्यांश। वो बच्चे जैसे हो गए हैं। मतलब अभी जिंदगी भर से उनको ना एकदम ऐसा टफ आदमी देखा है, तो अभी उधर भी बहुत रो रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही है, मतलब एक्सेप्ट नहीं हो पाता। उस चक्कर में मैं बहुत कम रोता था। एक शब्द दादाजी के लिए, लाइन भी हो सकती है। और बोलो, बोल सकते हो आप, मैं वेट कर लूंगी, नॉट प्रॉब्लम। हीरो मैं जो भी हूँ और जो भी हो पाऊंगा, जो भी कर पाऊंगा, सब उन्हीं की वजह से। उन्हीं की वजह से हो पा रहा है सब कुछ। दादी के हाथ की खिचड़ी मिस करता हूँ। हर नए साल पे वो खोए की बाटी बनाती थी, पेड़े बनाती थी। दादी के साथ आलू के खेत में जाके आलू निकालना, वो करना, ये सब सारी चीज़ें तो नॉस्टैल्जिया है ही। दादा के साथ मच्छरदानी लगवाना उनके सोने से पहले। बाहर सोते थे हम लोग, ऐसे आसमान में पूरा तारे वारे दिख रहे हैं। मिस करते हो कुशल? बहुत। दादी तो अभी हैं, पर दादा को तो बहुत ज़्यादा। घर जाता हूँ तो बातचीत हो जाती है उनसे। सबसे बड़ा दुख ये है कि अब आवाज़ से और आंखों से पहचानना उनका कम हो गया, तो वो हाथ ऐसे मेरे ऊपर करती हैं और उससे बता देती हैं कि ये राज है कि शुभम है। मेरा घर का नाम शुभम है, भैया का राज है। What do you have to say about your partner? मेरा हमेशा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, भाई मी ब्रो। वो कॉन्फिडेंस दिया उसने। वो पता नहीं क्यों, मुझे को आज तक समझ नहीं आया कि वो क्यों मुझे पसंद करती है, मुझे प्यार करती है। मतलब मुझे हमेशा लगता है कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा डिजर्व करती है, और मैं ज़्यादा हावी रहा हूँ उसके ऊपर, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए मतलब। बाकी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया भाई। जब ऐसे जेब में 2-5 रुपए भी नहीं थे, तब से वो प्रेम कर रही हैं। वो बहुत अच्छा कुछ डिजर्व करती है। वो मेरे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मेरे ज़्यादा वो स्किल्ड है, मेरे ज़्यादा प्रेजेंटेबल है, मेरे से ज़्यादा सब कुछ है। वो सब कुछ आता है उसको, घर का काम, बाहर का काम, सोसाइटी, दुनियादारी, सब कुछ आता है उसको। तो वो पता नहीं क्यों मुझसे बहुत, वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो उसकी वजह से बहुत कॉन्फिडेंस आया कि इतनी, मतलब कि स्किल्ड पर्सनालिटी मुझसे क्यों प्यार कर रही है, मुझे क्यों पसंद कर रही है। तो उसकी वजह से आता ना कि कुछ तो होगा ऐसा। हिम्मत, ताकत, क्योंकि अब वो माँ बाप है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि
एक टाइम तक माँ बाप सिखाते हैं आपको, समझाते हैं आपको, गलत करने से रोकते हैं आपको, बट कोई आपका हमउम्र आता है और उसी किरदार को दोबारा से आपके लिए जीता है, आपको गलत सही के बारे में समझाता है, फिर उतनी ही मजबूती से खड़ा होता है कि अरे जो होना है हो जाएगा, अपन है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो वो है दर्शना मेरे लिए। आपने जितने सवाल पूछे कि थकावट नहीं होती या आप क्या सही गलत कर रहे हो महसूस नहीं होता, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें महसूस नहीं हो पा रही हैं, उसके पीछे का सबसे अहम कारण जो है वो दर्शना है। कई चीज़ें मैं इग्नोर कर देता हूँ, कई चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं, तो उसका एक पर्सपेक्टिव जुड़ना और इतने समझदारी से जुड़ना मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब वैसा है, मेरे से ज़्यादा वो फिल्म लवर है। बढ़िया, मतलब वो क्रिएटिव है, तो ऐसा कुछ बैलेंस बनाने जैसा है ही नहीं, मतलब मैरिड लाइफ और काम, क्योंकि वो सब साथ में ही चल रहा है और अब साथ में फिल्में देख रहे हैं, फिल्मों पे डिस्कशन हो रहे हैं, खासकर महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेके फिल्मों में उसका एक वो रहता है, तो उस पर बहुत सारी बातें होती हैं। मिशन मुँह दिखाई में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहीं जो उसकी अपनी फील थी, क्योंकि वो खुद शहर से गांव में वैसे आई हुई थी। एक शब्द या कुछ भी आप कहना चाहें जो परिभाषित करता है आपकी वाइफ को आपके लिए? क्या बोले उसको, रीढ़ की हड्डी है मेरी। सुंदर। सपोर्टिव। तुम बहुत सुंदर हो और जो बल मुझे मिल रहा है जीने में वो बनाए रखो, बढ़िया मौज करेंगे, खूब चिल करेंगे। कुशल दुबे की जो फिलॉसफी मोटिवेशन है वो, कि जब मैं पहली बार बड़े शहर में आया था दिल्ली में, तो बालकनी में खड़े हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था कि सामने जितनी लाइटें जल रही है, ऐसा हो कि जब जहाँ खड़ा हूँ जितनी घरों में लाइटें जल रही हैं उस हर घर में एक इंसान मुझे जानता हो। कभी भी ऐसा निराश होता हूँ या फिर बहुत वो होता है तो ऐसा लगता है कि शुरू क्यों किया था। मैं जो एक चीज़ फॉलो करता हूँ, ये फॉलो करता हूँ कि लाइफ जो है ना ये मतलब इट्स अ रोलर कोस्टर, और आपको हमेशा सुख नहीं मिलेगा। हम यहाँ सुख के मोमेंट भोगते हैं बहुत छोटे, मेजर पार्ट दुख का ही है, तो उसको कैसे आप परसीव कर रहे हो। और दूसरी बात ये है कि वो भी एक तरह का परसेप्शन ही है, दुख एक परसेप्शन है, आप कैसे उसको देख रहे हो। तो इसी फिलॉसफी पे हम लोग चलते हैं, जो जैसा है वो वैसा हमेशा रहेगा नहीं, ये भी हमको पता है। मन में एक जो मतलब ऐसा ड्राइव करती है चीज, मन में एक क्या बोलूं उसको, चुल्लू बोल दूं। वो ये है कि मेरा ये है कि ऐसा है कि दादाजी के जाने से पहले उनका ऐसे मैं उनका नाम सब जान जाए पूरा देश। मेरा ऐसा सा है कि वो ऐसा सा पता नहीं वो नहीं है, लेकिन वो ड्राइव है, क्योंकि मतलब बहुत सीखा है उनसे, मतलब कि उन्होंने ही मतलब कि इतना टाइम दिया है मुझे बहुत, मेरे बचपन को। तो मेरे ये पता नहीं, मुझे नहीं मालूम मेरे दिमाग में क्यों है ऐसा। ये वाला लाइन मुझे कि हमेशा याद रहता है कि एक जब भारतीय विद्या भवन ज्वाइन किया था तो जो वहाँ पे जो एचओडी थे बाटकर सर, उन्होंने बोला कि जो एक मटका होता है वो खाली होता है तो उस पर बजाओ तो बहुत आवाज़ आती है, और भरा होता है तो आवाज़ नहीं आती है। तो मुझे लगता है मैंने शायद उसी दिन से अपने आप को साइलेंट कर लिया। तो फिर समझ में आया कि जितना मैं शांत रहता हूँ तो उतना मैंने सुना है बहुत कुछ। तो जितना ये सब कुछ सुना है सब शांत रह के, वो सब बैठा हुआ है अंदर। अब जब लिखना शुरू करता हूँ, कुछ लिखता हूँ तो कुछ मुझे लगता है अच्छा है, जब सुनाता हूँ दूसरों को तो जो आता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, तो लगता है कि शायद ये उसी वजह से है। अच्छी बात ये है, मैं आपको बताऊं, ये सबको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने सक्सेस ऐसे ऐसे देखी है, ऐसे नहीं देखी है। ये नहीं कि रातों रात की सक्सेस नहीं है, तो हमारी रातों रात नहीं आई है, हमारी कई रातों के बाद आई है, तो हमें उसकी वैल्यू पता है। और ये कल को अगर कम भी होगी ना तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। बट हाँ, कम बैक करना हमें आता है, हम डबल मेहनत करना जानते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है कई बार, हम लोग पहले एक सर्टन फॉलोअर रेंज के बीच में फंस गए थे, तो लगे रहे, निकल के आए, फिर आगे बढ़ गए, फिर 1 मिलियन हुआ। तो ये इसकी हमें आदत है। टैटू बनवाया हुआ है ब्लश्ड नाम का। दिखाओ, कैमरा को दिखा दो। ये ब्लश्ड टैटू इसलिए बनवाया था कि मेरे को दोस्त बोलते हैं ब्लश्ड कौन लिखवाता है। जेन्युइनली मैं बताऊं, मेरे को जेन्युइनली लगता था कि मेरे साथ निकम्मा इंसान कोई नहीं है। बट अभी जब मैं अपने आप को देखता हूँ, और मतलब बहुत तो कुछ नहीं करा अभी, तो एक जर्नी का शायद पहला स्टेज भी नहीं है ये, वो भी हो रहा है। बट मेरे को लगता है कि कुछ तो कर रहा हूँ, तो इसलिए आई फील ब्लेस्ड कि यार हाँ,
कुछ ना आने के बावजूद भी खुद से सीख लेना, क्योंकि ब्लेस्ड तो बंदा तभी होगा ना अगर ब्लेसिंग्स होंगी तभी इंसान सीख पा रहा है ना। मुझे पता है कि मुझे कहाँ तक जाना है, कोई ऐसे लिमिट बाउंड्री नहीं है, पर मैंने शुरू ही ये इसलिए किया है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। हो सकता है वो पहुंचने के बाद कुछ और वो हो जाए कि भाई और आगे जाना है और सारी चीजें करनी है, तो वो एक मोटिवेशन देता है। मेरा मानना ये है कि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, तो बस मैं मतलब अगर मेरे साथ कुछ बुरा भी हो रहा होता है तो मैं अपने को कह के ही हौसला दे देता हूँ कि यार कुछ तो रीजन होगा, तो कुछ तो इसका भी रिवर्ट आएगा, चाहे अच्छे में या चाहे बुरे में। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो फिर वो उसको मैं इतना पकड़ के नहीं बैठ जाता, उसको ऐसा लेसन ले लेता हूँ कि हाँ आगे से ये मिस्टेक नहीं करनी। और दूसरी चीज ये कि बात करनी बहुत जरूरी। आपके आसपास अगर आप जिससे बन नहीं रही है, बात करिए, वो सब कुछ सॉल्व कर देगा। क्रिएटिव और एम्बिशियस लोगों के लिए क्या मैसेज है? काम करिए, मन से करिए, खोट ना हो काम में। लगे रहो, करते रहो, जो चाहिए वो हो जाता है एक दिन। लगे रहो भाई, लगे रहो, लेट होगा बट लगे रहो और स्ट्रैटेजाइज करो चीज़ों को। वो कहने की बातें होती कि झोला उठा के बम्बई चले गए, और नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग से होती हैं चीज़ें, बहुत चीज़ आपको पैरेलली करनी पड़ती है। एज एन आर्टिस्ट आपको बहुत तरीके से चलना पड़ता है, बहुत प्लान आउट करके चलना पड़ता है, सबके साथ चलना पड़ता है, टीम के साथ चलना पड़ता है। टीम नहीं है तो बिल्ड करो, अपने जैसे और लोगों को जोड़ो, साथ में काम करो, भाईचारा रखो, क्योंकि सबको साथ ही चलना है। अकेले तो नहीं इस भीड़ में आप, नहीं, मुझे नहीं लगता कि अकेले आप कभी भी इस चीज़ में मेकअप कर पाओगे कभी भी। जो आपको अल्टीमेट खुशी किसी चीज़ में हो रही होगी उसको जिंदा रखिएगा ज़रूर। और लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे लोग मिले उन्हें पकड़ लीजिए। तो आपके दोस्त जिनसे बहुत आपसे मतलब आपको पसंद है, जो बहुत उनसे बात करते रहिए करिएगा उनको, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी मत हो जाइएगा। इंटरेस्टिंग है कि कैसे लाइफ शायद हर सेकंड में सरप्राइज है, तो इसको लेके एक तो रेडी रहो। रिजल्ट्स आएंगे, पक्का आएंगे, बस रेलेवेंस के चक्कर में ऐसी वैसी चीजें मत करना, मेरे को लगता है बेसिकली। दुनिया भर के तमाम पेशे ऐसे हैं जो कि कंटेंट उन पे चढ़ चुका है, चाहे आप डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वकील हों, जो भी हों। मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि अगर आप क्रिएटिव हैं, एम्बिशियस हैं, सबसे पहले आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करिए, आप फॉलोइंग बढ़ाइए। अगर आपको आगे बहुत आप कुछ सोच रहे हैं तो सबसे ज़रूरी कदम ये है कि आज से 20-25 साल बाद अगर आप देखेंगे हर कोई मतलब सब कुछ कंटेंट ही होगा। हर एक चीज, कैमरे का आपका नॉलेज हो, एडिट का आपका नॉलेज हो, हर एक चीज की आप जब सेट पे पहुंचो तो आपको पता है कि ये सारी चीजें मैं पहले से जानता हूँ कि हर किसी का काम इंपॉर्टेंट है जब सारी चीजों में आप इन्वॉल्व रहोगे। क्योंकि फिल्म मेकिंग जो है वो ग्रुप का एक काम है, अकेला एक्टर ही सब कुछ नहीं कर सकता है। सब ज़्यादातर लोग जो हैं मतलब जिनको लगता है कि उनको इस फील्ड में या फील्ड से परे भी मतलब क्रिएटिव, तो वो सब ज़्यादातर लोग पूंजी और फेमस है ना, ये दो चीज़ें हैं, प्रसिद्धि, ये दो चीज़ों के करना चाहते हैं। पर टारगेट मतलब जो पूंजी और प्रसिद्धि पा रहा है ना, उसके टारगेट में वो कभी था ही नहीं, है ना। उसने केवल काम पे ध्यान दिया, उसने केवल कंसिस्टेंसी पे ध्यान दिया। जो लोग मतलब चाह रहे हैं कि मतलब जैसा आज के एल्गोरिदम में सेट हो जाएं और कहीं कुछ कर ले, उसके अपने फॉर्मूले हैं, हो जाता है वो। पर अपनी क्वेस्ट फाइंड करनी चाहिए, किसी से इन्फ्लुएंस हो तो उस पर भी क्वेश्चन करो, फिर वापस मतलब नई चीज़ ऐसे करो। एक जगह आके बैठ मत जाओ, मतलब एक क्या बोलते हैं, शायद एक एंजाइटी होनी चाहिए कि विराम कहाँ पा रहे हो भाई, अभी तो और भी देखना है। ये मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना,
नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूषों के प्रसाद निछावर, मैं वो खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ।